बलवंत निशाम जी, मंच पर विराजमान सभी सम्मानित गेस्ट और इस नागवंशियों की गोंडवाना भूमि में इकट्ठा हुए भारत के विभिन्न राज्यों से आए ऑर्गेनाइजर्स, कैडर्स, सिंपथाइजर्स और बहुजन समाज और देश के साथियों, डॉक्टर अंबेडकर महात्मा फुले जयंती का राष्ट्रीय आयोजन हम लोगों ने जब से संघ की निर्मित की 14 अप्रैल 2007 को, उस 14 अप्रैल 2007 से हम लोगों ने हर साल 13, 14, 15 अप्रैल को सूटेबल डेट्स देखकर जो है हम इस तरह का राष्ट्रीय आयोजन करते आए हैं। इस साल भी ये राष्ट्रीय आयोजन, क्योंकि देश भर में डेमोक्रेसी और उसके तहत होने वाले संसद के चुनाव, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ये होने की वजह से पहले हम इसे 13, 14 अप्रैल को सेलिब्रेट करना चाह रहे थे, लेकिन चुनाव की वजह से बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस से बहुत सारे लोग बिजी थे, क्योंकि अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया भी देश में इलेक्शंस को कंटेस्ट कर रही थी। तो इसकी वजह से जो है हम लोगों ने इस राष्ट्रीय आयोजन को अप्रैल महीने में 26 और 27 को बड़े शॉर्ट नोटिस में इस आयोजन को किया। और मुझे खुशी है इस बात की कि हमारे छत्तीसगढ़ के जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं, उन्होंने बड़े शॉर्ट नोटिस में 4-5 दिन के अंदर इसकी तैयारी जो है करके इतना अच्छा लेवल का जो है वो ऑर्गेनाइजिंग यहाँ पर किया है। तो मैं वो तमाम ऑर्गेनाइजर्स को जिन्होंने इतना अच्छा आयोजन 3-4 दिनों के अंदर में जो आयोजित किया, मार्को जी है, कोटांगले जी है, चौहान जी है, रंगारी जी है, अर्जुन सिंह ठाकुर है, हमारे कोरबा के बाकी ऑर्गेनाइजर्स है। तो ये जो तमाम जो लोग हैं और इनके साथ बाकी जो ऑर्गेनाइजर्स जिन्होंने, इसमें कुछ प्रॉब्लम है आपके साउंड में, तो ये जो तमाम ऑर्गेनाइजर्स ने इसको शॉर्ट नोटिस में जो है, जुल्मे जी है, बहुत सारे लोग हैं, चिमुरकर है, तो इन लोगों ने जो बड़े शॉर्ट नोटिस में इसको किया है, मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने एक जो कल्चर हम लोगों ने लगाया कि किसी भी तरह की परिस्थिति देश और दुनिया में आए, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर महात्मा फुले जयंती का सेलिब्रेशन हमें करना है। ये जो एक परंपरा, एक जो कल्चर हमने डेवलप किया संघ एम्बेस में, तो उसके वजह से मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, ये कंपैटिबल नहीं हो रहा है इसके साथ में। तो ये कल्चर को जो आपने मेंटेन किया, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा साइन है कि संघ के ऑर्गेनाइजर्स के अंदर ये मैच्योरिटी आ रही है कि हमें कौन से कामों को किस तरह से करना है। तो मैं सबसे पहले संघ के वो ऑर्गेनाइजर्स जिन लोगों ने इतने शॉर्ट नोटिस में ये राष्ट्रीय आयोजन को इस लेवल पर किया, उन सभी लोगों को स्पेशल जो है वो मंगल कामनाएं देता हूं। और इसी तरह से अम्बेडकरिज्म को कामयाब करने की दिशा में हम लोग काम करते रहेंगे। मैं समझता हूं कि इसके लिए वो तत्पर रहेंगे, ऐसी उम्मीद करता हूं। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर का जयंती का जो सेलिब्रेशन है, वो सेलिब्रेशन हम लोग सब जानते हैं कि आज बाबा साहब अम्बेडकर एक फिनोमिना हो गए। बाबा साहब अम्बेडकर एक ऐसी फिनोमिना हो गई है भारत में और दुनिया में, जो फिनोमिना को लोगों को समझना जो है, देश के अंदर में कोई भी बात हो, कोई भी इशू हो, दुनिया के अंदर मेजर डेवलपमेंट्स हो,
मैं समझता हूं कि आज डॉक्टर अंबेडकर को डिस्कस किए बगैर, डॉक्टर अंबेडकर के थॉट्स को कंसीडर किए बगैर देश और दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम जो है, देश और दुनिया की कोई भी सिचुएशन आगे नहीं जा सकती। इस तरह की एक फिनोमेना जो भारतीय इतिहास में, भारत की सभ्यता में कभी नहीं थी, शायद बुद्ध के बाद वो फिनोमेना सबसे पहली बार भारत में और दुनिया में निर्माण हो रही है। मैं समझता हूँ इसी से हमें ये समझने की जरूरत है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो महानतम मानवतावादी क्रांति लाई, उसका क्या महत्व है, इस बात को हमें गंभीरता से समझने की जरूरत है। दूसरा, आज दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक, पश्चिम भारत से लेकर पूर्वोत्तर भारत तक, देश में हम जहां पर भी चले जाए, किसी भी नूक एंड कॉर्नर में चले जाए, गांव में चले जाए या बड़े शहरों में चले जाए, हमें हर जगह बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती को कभी बताना नहीं पड़ता लोगों को। कहीं पर भी 14 अप्रैल बतानी नहीं पड़ती, लोगों को रिमाइंड नहीं करना पड़ता कि 14 अप्रैल क्या है, क्या हमें करना है, किस लिए करना है, ये लोगों को बताना नहीं पड़ता। देश भर में, चाहे आप साउथ इंडिया में केरला तमिलनाडु में चले जाए या जम्मू कश्मीर में चले जाए या नॉर्थ ईस्ट में आसाम तक चले जाए या गुजरात तक चले जाए, और अब तो ऐसा होने लगा है कि डॉक्टर अंबेडकर बर्थ सेंचुरी है केवल भारत में नहीं, वो भारत के बाहर हमारे पड़ोस में एशिया में, चाहे यूनाइटेड अरब अमीरात हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे मलेशिया हो, चाहे जापान हो, या उसके आगे ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, ब्रिटेन हो, अमेरिका हो, साउथ अफ्रीका हो, यानी जिसे हम ईस्टर्न वर्ल्ड एंड वेस्टर्न वर्ल्ड कहते हैं, उस ईस्टर्न वर्ल्ड और वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर भी बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती को बड़े पैमाने पर मनाया जा रहा है। और यही एक सबसे बड़ा साइन है कि आज देश और दुनिया में सबसे बड़े जो फिलोसोफर हो गए हैं, वो अब कार्ल मार्क्स नहीं, वो बाबा साहब अम्बेडकर हो गए, ये इसका साइन है। मैं एक दिन 2 अक्टूबर को वर्धा से गुजर रहा था मूवमेंट के काम से, बीच में गांधी जी का स्टेच्यू लग गया। मुझे आगे के डिस्ट्रिक्ट में जाना था, 2 अक्टूबर थी, गांधी जी का स्टेच्यू लग गया। मेरी गाड़ी वहां से गुजरी, मैं कंफ्यूज हो गया। मैंने बोला ड्राइवर को, यार जरा गाड़ी तो पलटाना। तो सर कहे क्यों, क्या बात है, हम 2 किलोमीटर आगे अब गाड़ी क्यों पलटाने के लिए कह रहे हैं। मैंने कहा यार शायद आज 2 अक्टूबर है, लेकिन गांधी जी के पुतले पर मुझे 2 हार भी नजर नहीं आ रहे। या तो कुछ डेट में गड़बड़ है या तो फिर गांधी में गड़बड़ है। तो मैं क्रॉस चेक करने के लिए गाड़ी को पलटाया, फिर कंफर्म किया। मैंने कहा यार 2 अक्टूबर है, बात तो सच है। जिला भी वर्धा है जहाँ गांधी जी ने सेवाग्राम आश्रम खोला, जगह भी सही है, फिर भी गांधी जी के स्टैच्यू पर 2 हार भी नहीं। फिर मैंने पूछा यार क्या कांग्रेस कमेटी वालों का, सेवा दल वालों का कार्यक्रम नहीं था, वर्धा आश्रम वालों का क्या कार्यक्रम नहीं था। तो उन्होंने कहा सर सब लोगों ने कार्यक्रम किया, लेकिन सब कार्यक्रम करने के बाद भी गांधी जी के स्टैच्यू पर केवल 2 हार आए। और बाबा साहब अम्बेडकर के स्टैच्यू में भारत के किसी भी कोने पर जाओ, 14 अप्रैल को आप हार गिन नहीं सकते, इतने हार बाबा साहब के स्टैच्यू के ऊपर में। कुछ रीजन है इंडियन हिस्ट्री में। क्या वो रीजन है कि बाबा साहब अम्बेडकर एक फिनोमेना बना। बाबा साहब अम्बेडकर एक ऐसा आंदोलन हो गया, एक ऐसी क्रांति हो गई, एक ऐसा विचार हो गया जिसमें इंडिया चेंज हो गया। और अब आगे के इंडिया की जो बात है वो बगैर डॉक्टर अंबेडकर के किए नहीं हो सकते। मैं समझता हूं इस बात को गंभीरता से समझने की जरूरत है। दूसरा, भारत के अंदर में जो प्रॉब्लम्स चलते हैं, जिस नाग सिंधु सभ्यता की बात हमने की, जिस नागवंशी कल्चर की हमने बात की, आर्यन कल्चर आने के पहले, आर्यन रेस आने के पहले जो हमारी सभ्यता थी, जो नाग सिंधु सभ्यता थी, बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं
कि there were only two races in India, one the Nagas and another the Aryans, and there was a conflict of superiority of thought and culture. कि आर्यों के आने के पहले इस देश में नागवंशियों का कल्चर था, नागवंशियों की सभ्यता थी, और दोनों के बीच एक द्वंद्व चला, सुपीरियरिटी का द्वंद्व चला। किस बात का द्वंद्व चला? इस बात का द्वंद्व चला कि किसका विचार, किसकी सभ्यता ये सुपीरियर है, किसका विचार, किसकी संस्कृति ये सुपीरियर है, कौन वो मानव का कल्याण कर सकती है। और इसी कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट से, इसी संस्कृति और विचार के कॉन्फ्लिक्ट से देश की हिस्ट्री का पहला इवेंट डेवलप होता है। इसलिए मैं बार बार लोगों से कहता हूं कि भारत की एक प्री वैदिक हिस्ट्री है। जो लोग कहते हैं कि वेदों से सब कुछ शुरू हुआ, ये गलत है। भारत का इतिहास ये प्री वैदिक इतिहास है, और ये प्री वैदिक इतिहास नाग सभ्यता से, नाग संस्कृति से जो है वो शुरू होता है। और इस नाग सभ्यता, नाग संस्कृति के जो वाहक है वो इस देश के आदिवासी है, वो इस देश के दलित है, वो इस देश के भटके विमुक्त है, वो इस देश के ओबीसीज है। इसी नाग सभ्यता से बाद में दो संस्कृतियों का, विभिन्न विचारों का और संस्कृतियों का द्वंद्व हुआ देश में। जो श्रमण संस्कृति और ब्राह्मण संस्कृति, ऐसे दो विचार प्रवाह देश के अंदर चले। और इसलिए जब बाबा साहब अम्बेडकर ने हिस्ट्री के ऊपर बात कही, तो बाबा साहब अम्बेडकर भारत के इतिहास को और दूसरा तीसरा कुछ न कहते हुए कहते हैं कि the history of India is nothing but a perpetual conflict between Buddhism and Brahmanism। कि भारत का इतिहास और दूसरा तीसरा कुछ ना होकर ये बुद्धिज्म और ब्राह्मणिज्म के बीच का स्ट्रगल है। बुद्धिज्म जो मानवतावाद लाना चाहता है, ब्राह्मणिज्म जो मानवतावाद को नकारता है। यही कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट है देश का। और ये कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट आज भी देश के अंदर चल रहा है। आज भी इस देश के अंदर में हिंदुत्व के नाम पर, गांधीज्म के नाम पर इस देश में जाति को मेंटेन करने की कोशिश हो रही है। अगर आदिवासियों की मैं बात करूं तो आज दुनिया की सबसे बड़ी आदिवासियों की आबादी किसी देश में अगर हो तो वो भारत के अंदर है। वो अफ्रीका के किसी कंट्री के अंदर नहीं, लैटिन अमेरिका के किसी कंट्री के अंदर नहीं। दुनिया के आदिवासियों की सबसे बड़ी पॉपुलेशन ये भारत में रहती है एज अ कंट्री। आज 9% शेड्यूल्ड ट्राइब देश में है। अगर मैं केवल शेड्यूल्ड ट्राइब की भी बात करूं तो आज 11-12 करोड़ ये आदिवासियों की पॉपुलेशन है देश के अंदर में। अगर हम ब्रोकन ट्राइब्स की बात करें तो दलित 20% है। अगर हम वैंडरिंग ट्राइब्स की बात करें तो DTNT 12% है। इस देश के कल के अस्पृश्य, आदिवासी और भटके विमुक्त ये वर्ण वाहक है। वो कभी भी हिंदू नहीं थे इस देश के अंदर में। वो वर्ण व्यवस्था के बाहर थे। उन्होंने वैदिक हिंदुइज्म को, वैदिक ब्राह्मणिज्म को कभी एक्सेप्ट नहीं किया, और इसलिए वेदों ने, शास्त्रों ने उन्हें वर्ण के बाहर कहा कि हमारे वर्ण के बाहर है। कौन वर्ण के बाहर है? कल के अस्पृश्य, आदिवासी और भटके विमुक्त। क्या पॉपुलेशन है? 38% पॉपुलेशन इंडिया का वर्ण बाह्य है। 38%। 18% दलित, 9% आदिवासी और 10 से 12% DTNT। 38% भारत का जो पॉपुलेशन है वो वर्ण बाह्य है। अगर इसमें हम रिलीजियस माइनॉरिटीज को मिला ले, अगर हम धार्मिक अल्पसंख्यकों को मिला ले,
मुस्लिम्स को मिला ले, बुद्धिस्ट को मिला ले, जैन्स को मिला ले, क्रिश्चियंस को मिला ले, तो 18% रिलीजियस माइनॉरिटीज का पॉपुलेशन है देश में। 18% रिलीजियस माइनॉरिटीज का पॉपुलेशन और 38% SC ST DT NT का पॉपुलेशन। भारत की कल्चरल हिस्ट्री ये कहती है कि आज भी भारत के जो 56% जो लोग हैं वो भारत की सभ्यता को और संस्कृति को अगर हम देखें तो वो हिंदू नहीं है। ये कल्चरल हिस्ट्री है इंडिया की। अगर हम शूद्र की बात करें, आज के ओबीसी की बात करें, जो DT/NT के लिस्ट में अगर ओबीसी लिस्ट में अगर DT/NT को माइनस करें और धार्मिक अल्पसंख्यकों को माइनस करें, लगभग 32% ओबीसी बच जाता है। शाहू है, कुर्मी है, यादव है, ओकालिगा है, जाट है। 32% लगभग ओबीसी जो शूद्र की जाति है वो बचती है। इस शूद्र को गांव के अंदर तो रखा, वर्ण में तो रखा, लेकिन उसमें भी 2 डिवीजन किए। क्या डिवीजन किए? एक डिवीजन किया त्रैवर्णिकों का, चातुर्वर्ण में भी 2 डिवीजन, एक त्रैवर्णिक, दूसरे शूद्र। और क्या कहा, कहां से पैदा हुआ? तो ये कहा कि हमारे तलवे से पैदा हुआ। कहां से पैदा हुआ? तलवे से पैदा हुआ। तलवे से ही शूद्र पैदा हुआ। कहां रहना चाहिए उसको? तलवे के नीचे रहना चाहिए। इसलिए रामदेव बाबा जो कहता है अभी भी मानसिकता गुलामों की है, अभी भी मानसिकता गुलामों की है। शूद्र को कहा कि तलवे के नीचे रहना है, नीचे रहना है। शूद्र की महिला का जो है, अगर सोकॉल्ड ब्राह्मण कोई अगर मिसयूज भी करता है तो मनुस्मृति ये कहती है कि उसको कोई पनिशमेंट नहीं होगी, टोकन फाइन दे भरेगा 2 रुपये का और वो छूट जाएगा। ये मनुस्मृति कहती है। और भारत में 100 साल तक अगर आप केरला में चले जाओ तो केरला की ये हिस्ट्री है कि हर सुहाग रात में जो इजावा और नायर कम्युनिटी की महिला थी तो पहली रात का अधिकार जो है वो उसके हस्बैंड का नहीं था, ब्राह्मणों का था। ये हिस्ट्री आपको जानने के लिए ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। केरला के अंदर में 100 साल पहले अय्यनकाली और नारायण गुरु के आंदोलन के पहले ये हिस्ट्री केरला के अंदर में आज इंडिया के अंदर मौजूद थी। इसलिए मुझे बड़ा शर्म आई रामदेव बाबा के ऊपर। मुझे लगा कि भगवा कपड़ा पहन के ये कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मैं ये बात जानता हूँ कि केवल भगवा पहन लेने से कोई भिक्खु नहीं हो जाता। उसके लिए जो है वो वैचारिक परिवर्तन की और मानसिक परिवर्तन की जरूरत होती है, जो रामदेव बाबा के अंदर नहीं। और इसलिए मनुस्मृति ने जो कहा कि महिलाओं को यूज करो, वही विचार रामदेव बाबा दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आज इस मायने में सही में वो कृष्ण का डबल रोल कर रहे हैं देश के अंदर में। तो ऐसे लोग क्या इस देश में संत हो सकते हैं? क्या ऐसे लोग और ऐसी विचार और ऐसा धर्म जो ये सिखाता है कि महिलाओं को यूज करो? महिला एक इंसान नहीं, एक उसको इंडिविजुअल नहीं, उसको डिग्निटी नहीं। मैं समझता हूं कि ये दलित महिलाओं का इश्यू नहीं। दलित महिलाओं को इंसल्ट किया तो एट्रोसिटीज का उसके ऊपर FIR तो फाइल होगा ही। ऑलरेडी 3 FIR फाइल हुए। आज मैंने उधर टेलीविजन वालों को भी कहा और मेरे जानकारी के हिसाब से संघ एम्बस का एक विंग है, वो हम राजस्थान में एक FIR शायद आज हो गया होगा, मुझे रिपोर्ट आएगी। तो दलित महिलाओं की बात की तो FIR तो उनके ऊपर होगा, लेकिन मैं समझता हूं कि रामदेव बाबा ने तमाम स्त्रियों का अपमान किया। इसलिए जो भी स्त्रियां हैं जो मान सम्मान चाहती है, उनको रामदेव बाबा जैसे लोगों को इस देश के सामाजिक जीवन से जो है वो आउट करना चाहिए। ये महिलाओं की जो है वो जवाबदारी होगी। लॉ तो अपना काम करेगा, लेकिन महिलाओं की और पुरुषों की कि क्या भारत के अंदर ऐसे पुरुष की मानसिकता जो महिलाओं को केवल यूज करने का संकेत देते हैं? अरे राजनीति करना है तो कुछ भी करो, आप राहुल गांधी को कुछ भी बोलो। हम भी जानते हैं कि राहुल गांधी फिट नहीं है देश को चलाने के लिए और नरेंद्र मोदी भी फिट नहीं है, दोनों भी अनफिट है देश को चलाने के लिए। हम जानते हैं इस बात को। आप पॉलिटिक्स क्या करना है करो, लेकिन महिलाओं को आप गिराते हो, दलितों की महिलाओं को गिराते हो। ये रामदेव बाबा जैसे लोगों को भारत के सामाजिक जीवन में चेहरा दिखाने का जो है वो कोई अधिकार नहीं है।
और इसलिए मैं रामदेव बाबा को बोलते आया, शायद ये चिढ़ गया। वो कहता है हिंदुत्व से बहुत ग्रेट है, वेद और आयुर्वेद से सब हो जाएगा, योगा से सब हो जाएगा। तो मैं रामदेव बाबा से ये कहता आया हूँ कि रामदेव बाबा, अगर वेद से, आयुर्वेद से और योगा से ही सब ठीक हो जाता है तो पहले अपनी आंख मारना तो बंद कर लो। अगर वेद, आयुर्वेद से और योगा से ही सब ठीक हो जाता है तो पहले अपनी आंख मारना तो बंद कर लो। खुद की आंख मारना बंद नहीं हो रही है। वो कहते हैं कि सारा आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, कैंसर ठीक हो जाएगा। और इसलिए रामलीला मैदान में जब डंडे पड़े तो महिला का ड्रेस पहन के भागना पड़ा। 4 दिन उपवास किए तो दूसरे दिन तबीयत बिगड़ गई। कहते हम दूध पे जिंदा है, केले पे जिंदा है। ऐसे झूठियों और पाखंडियों की जगह इंडिया के अंदर नहीं। इंडिया के अंदर अगर नैतिकता को देखना है तो बुद्ध के भिक्षु संघ को और बुद्ध के आचरण को देखना चाहिए, जो नैतिकता से जिए। ये आदर्श है बुद्ध के अंदर, देश के अंदर और दुनिया के अंदर, कि शील के आधार पर कैसा जिया जाता है। यहाँ देश में कृष्ण की जरूरत नहीं, राम की जरूरत नहीं, इस देश को और दुनिया को बुद्ध की जरूरत है। और वो रास्ता बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। इसको हमें समझना पड़ेगा, कैसे जिए हमारे महामानव जो है वो। तो साथियों, आज भी देश के अंदर ये कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। आज भी इस देश में ब्राह्मणिज्म ये चाह रहा है कि जो जाति उन्होंने बनाई, जो 38% लोगों को उन्होंने जंगलों में, गांव के बाहर रखा, पाल पोड़े टांडों में रखा, आधे से ज्यादा आबादी को शूद्र बनाया, गांव के अंदर रखा लेकिन उनको पांव के नीचे रखा, अपमानित किया। वो तेली, माली, कुंभी, लोहार, सुतार, कुमार, जाट, यादव, ये जो कम्युनिटीज है, आज भी ब्राह्मणिज्म ये चाह रहा है कि इस देश के अंदर में इस जाति व्यवस्था को मेंटेन किया जाए, जाति के आधार पर सामाजिक और आर्थिक विषमता को मेंटेन किया जाए। और इसलिए इस बात को हमें समझना होगा कि ब्राह्मणिज्म जो इस देश का प्रॉब्लम है, इसे हम कैसे समाप्त कर सकते हैं। देश और दुनिया में वो कौन सी विचारधारा है, वो कौन सी फिलॉसफी है, वो कौन सा मार्ग है जिसके आधार पर हम भारत को महान बना सकते हैं, दुनिया को महान बना सकते हैं। क्या वो गांधी का मार्ग है? क्या वो गोलवलकर का मार्ग है? क्या वो मार्क्स का मार्ग है? दुनिया के अंदर बहुत सारे रेवोल्यूशंस हैं। दुनिया के अंदर फ्रांस में क्रांति आई, ब्रिटेन में क्रांति आई, अमेरिका में क्रांति आई, रशिया में क्रांति आई, चाइना में क्रांति आई। दुनिया के अंदर सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्रों में 5 क्रांतियां हुई। ब्रिटिश रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, चाइनीज रेवोल्यूशन। 5 तरह की क्रांतियां दुनिया के अंदर। विज्ञान के क्षेत्र में 3 तरह की क्रांति आई। कौन सी क्रांति आई विज्ञान के क्षेत्र में? एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, सेकंड इन्फो रेवोल्यूशन, और अब तीसरा बायो रेवोल्यूशन। विज्ञान के क्षेत्र में 3 क्रांति हुई। आज हम इस माइक पे बोल रहे हैं, लाइट में है, टेलीविजन पर दिखा सकते हैं। साइंस ने कुछ क्रांति की, उसके वजह से दुनिया के अंदर में बदलाव आया। सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में 5 क्रांतियां हुई। विज्ञान के क्षेत्र में 3 क्रांतियां हुई और धर्म के क्षेत्र में 2 क्रांतियां हुई। एक क्रिस्टालर मूवमेंट, दूसरा प्रोटेस्टेंट मूवमेंट। क्रिस्टालर मूवमेंट और प्रोटेस्टेंट मूवमेंट। दुनिया का 1000 साल का इतिहास अगर हम देखते हैं तो दुनिया कैसी बदली है, इसको समझने की जरूरत है। और आगे की दुनिया कैसे बदलेगी, उसका विचार क्या होगा, उसका मार्ग क्या होगा, इसको समझने की जरूरत है। अगर सही में मानव को सुखी करना है, सही में मानव के दुखों का निवारण करना है, सही में देश और दुनिया की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, तो अब तक दुनिया कैसे बनी और दुनिया कैसे बनेगी आगे की, इसको समझने की जरूरत है। 1000 साल के इतिहास में सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में 5 क्रांतियां, विज्ञान के क्षेत्र में 3 क्रांतियां, धर्म के क्षेत्र में 2 क्रांतियां हुई। इस तरह दुनिया के 1000 साल में
10 क्रांतियां हुई। लेकिन सवाल क्या उठता है? सवाल यह उठता है, क्या सवाल उठता है? सवाल यह उठता है कि क्या आज भी दुनिया के अंदर से दुख का निवारण हुआ? सवाल यह उठता है कि क्या देश और दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्व हुई? आई से नो, कैटेगरिकली नो। दुनिया के अंदर आज भी गरीबी है, आज भी काले गोरे का फर्क है, आज भी अमीर गरीब का फर्क है, आज भी असाक्षरता है, आज भी कोई देश आगे कोई देश पिछड़ा है। किसी को बहुत अच्छा हेल्थ ट्रीटमेंट है तो किसी को हेल्थ ट्रीटमेंट नहीं है। तो दुनिया के अंदर 10 क्रांतियां आने के बाद भी दुनिया के अंदर दुख निवारण नहीं हुआ, दुनिया की प्रॉब्लम्स पूरी तरह सॉल्व नहीं हुई। और इसलिए देश और दुनिया के अंदर में मानवता सुखी कैसे हो सकती है? मानव के दुख का निवारण कैसे हो सकता है? दुनिया की समस्या कैसे सॉल्व की जा सकती है? मैं समझता हूं कि देश और दुनिया का सबसे बड़ा चिंतन अगर कोई होना चाहिए तो वो ये चिंतन होना चाहिए। क्या चिंतन होना चाहिए? क्या थॉट होना चाहिए कि after the 10 revolutions in the past 1000 years of the world history, if still there is casteism, if still there is racism, if still there is ethnicism, if still there is gender discrimination, if still there is economic exploitation, if still there is environmental exploitation, if still there is irreligiousness and religions, if still there is a conflict between the Islamic world and the Christian world, and if still there is a problem of the emerging powers of technoscience, then what is the philosophy and what is the way which can change the world? दुनिया के अंदर में ये चिंतन होना चाहिए कि अगर आज भी जातिवाद है, वंशवाद है, अगर मूल निवासियों आदिवासियों के साथ हो रहा भेदभाव है, स्त्रियों के साथ हो रहा भेदभाव है, आर्थिक शोषण है, पर्यावरण का शोषण है, धर्मों में अधार्मिकता है, इस्लामिक और क्रिश्चियन वर्ल्ड के अंदर में कॉन्फ्लिक्ट है, विज्ञान को हमने बनाया लेकिन विज्ञान को इंसान इस तरह से हैंडल कर रहा है कि जिससे अब इंसानियत खतरे में आ सकती है। तो आज देश और दुनिया का सबसे बड़ा चिंतन, सबसे बड़ा थॉट ये होना चाहिए कि ये तमाम दुखों को, ये तमाम समस्याओं को हम कैसे समाप्त कर सकते हैं, कैसा निवारण इसका ला सकते हैं। हमारा थॉट ये नहीं होना चाहिए कि मोदी बनेगा या राहुल गांधी बनेगा या ये दोनों के बीच में तीसरा कोई बनेगा, ये थॉट नहीं होना चाहिए। अगर हम इंटेलेक्चुअल लेवल की बात कर रहे हैं, अगर हमको देश और दुनिया को सोल्यूशन देना है, ह्यूमैनिटी को सोल्यूशन देना है, तो दिस मस्ट बी आवर थॉट। दुनिया के अंदर बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स हुए, बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज हुए, बहुत सारे फिलोसोफर्स हुए, वोल्टेयर हुए, मॉडर्न एज में कहूं राउसो हुए, लिंकन हुए, लेनिन हुए, मिल हुए, जेफरसन हुए। दुनिया के अंदर में मार्क्स हुए, माओ हुए, कैस्ट्रो हुए, बहुत सारे। आज तक अगर हम इंडियन हिस्ट्री में अगर देखते हैं तो बहुत सारे लोग हुए जिन्होंने इस दुनिया को बदलने की बात कही कि कैसे दुनिया बदल सकती है, कैसे इंसानियत सुखी हो सकती है। दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे लीडर्स हुए, रेवोल्यूशनरीज हुए जिन्होंने इस बात के ऊपर में चिंतन किया और काम किया। लेकिन आज भी दुनिया के अंदर दुख है और इसलिए सवाल ये उठता है, क्या सवाल उठता है? सवाल ये उठता है कि वो कौन सी विचारधारा है, वो कौन सी आइडियोलॉजी है, वो कौन सी फिलॉसफी है, कौन सा वो मार्ग है जिसके आधार पर ये चेंज आ सकता है, ये रेवोल्यूशन आ सकता है ह्यूमन सोसाइटी में। तो दुनिया में ये जो 10 क्रांतियां हुई उसमें से 3 तरह के विचारधारा और व्यवस्थाएं बनी है। मैं जिस बात को कह रहा हूं, मैं समझता हूं कि इसको हमें गंभीरता से समझने की जरूरत है।
क्योंकि अम्बेडकराइट लोगों को देश और दुनिया का सलूशन निकालना है और हमें अम्बेडकराइट बनना है। केवल बाबा साहब अम्बेडकर, बिरसा मुंडा, महात्मा फुले की जय जयकार अगर हम करेंगे तो जय जयकार करना तो अच्छी बात है, लेकिन उनके विचारधारा से जिस महान क्रांति को हमें लाना है, अगर उसको हम जिएंगे नहीं, समझेंगे नहीं, करेंगे नहीं, तो मैं समझता हूं कि फिर दुनिया में बदलाव नहीं आएगा। तो दुनिया के अंदर 3 मार्ग निर्माण हुए। कौन से वो 3 मार्ग है? कौन सी वो तीन व्यवस्थाएं हैं जो निर्माण हुई? एक हुआ एडम स्मिथ का कैपिटलिज्म, एडम स्मिथ का पूंजीवाद। दूसरा हुआ मार्क्स का मार्क्सिज्म या सोशलिज्म। तीसरा हुआ डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स। 3 तरह के विचार, 3 तरह की व्यवस्थाएं बनी। चौथा, इसमें अभी एक तरह का विचार और एक तरह की व्यवस्था की बात हो रही है, लेकिन वो पूरे तरह से प्रस्तावित नहीं हुई, बना नहीं है, जिसको वेलफेयरिज्म भी कहा जा रहा है, कल्याणवाद भी कहा जा रहा है। जिस स्कूल में अमृता सेन, जॉन रॉल्स, थॉमस नैगल जैसे जो लोग हैं, फिलोसोफर्स हैं, पॉलिटिकल एंड मॉरल फिलोसोफर्स हैं। तो दुनिया के अंदर 3 मार्ग निर्माण हुए। कौन से वो मार्ग है? कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद, मार्क्सिज्म, तीसरा लोकतंत्र और मानवाधिकार। अच्छे से हमें समझना होगा ये 3 बातों को। और चौथा कल्याणवाद अभी बन रहा है, लेकिन तीनों की व्यवस्थाएं और विचार दुनिया में आने के बावजूद जिन समस्याओं को हम डिस्कस कर रहे हैं वो समस्याएं बनी हुई है। और इसलिए सवाल ये उठता है कि वो कौन सी विचारधारा है जिससे ये चेंज आ सकता है। और मेरा ये कहना है कि ये काम ना तो मार्क्सवाद से हो सकता है, ना तो एडम स्मिथ के पूंजीवाद से हो सकता है। मैं गांधी और गोलवलकर को तो डिस्कस ही नहीं करता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि गांधी और गोलवलकर का विचार ये बेसिकली मानवतावादी नहीं, विषमतावादी है, और इसलिए उसे अच्छे से डस्टबिन में फेंक देना चाहिए। उससे ज्यादा उनके विचार की और उनके कार्य की जो है वो वैल्यू नहीं है। तो इसलिए गांधी को और गोलवलकर को, हेगड़ेवार को या श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मैं डिस्कस करके या विवेकानंद को डिस्कस करके मैं अपना समय वेस्ट नहीं करना चाहता हूं। ये काम मैं नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत के लिए छोड़ देता हूं, क्योंकि वो वल्लभ भाई पटेल का बड़ा पुतला बना रहे। विचार और कार्य से ज्यादा बड़ा पुतला हो रहा है, इसलिए मुझे लग रहा है कि शायद वो गिर जाएगा, क्योंकि जिसका विचार और कार्य जो है उससे ज्यादा डिस्प्रोपोर्शनेट किसी चीज को बढ़ा दिया जाए तो वर्ल्ड हिस्ट्री ऐसी कहती है कि वो डायनासोर हो जाता है। और डायनासोर के साथ क्या हुआ वर्ल्ड की इंडिया हिस्ट्री के अंदर में ये सबको मालूम है। उसका साइज जरूरत से ज्यादा हो गया और वो दुनिया से क्या हो गया, विलुप्त हो गया। तो इसलिए ये काम मैं नरेंद्र मोदी और भागवत को देता हूँ, क्योंकि नरेंद्र मोदी को, राहुल गांधी को, ये केजरीवाल को मैं ओपनली चैलेंज करके पूरे देश में घुमा। वो टेलीविजन वाले तो दिखाते नहीं, डर गए, उनका टीआरपी मैनेज्ड है, लेकिन हमने हमारे वेबसाइट पे डाला है, आप उसको देख सकते हैं। मैंने कहा कि भाई ये देश को चलाने का विचार और नीति अगर आपके पास है, मैं ये कह रहा हूं कि आपके पास इस देश को चलाने का विचार और नीति नहीं है, और अगर विचार और नीति है तो नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी और केजरीवाल तीनों को विजय मान करके आगे टेलीविजन पे 1 घंटे के लिए लाओ। 1 घंटे के अंदर में देश के लोगों को पता चल जाएगा कि किसके पास विचार और नीति है। तो मैं गांधी, गोलवलकर और इनको डिस्कस करके अपना समय वेस्ट नहीं करना चाहता, लेकिन मार्क्स के विचार से ये काम नहीं हो सकता, एडम स्मिथ के विचार से ये काम नहीं हो सकता। अगर दुनिया में दुख मुक्ति और समस्याओं का निवारण अगर किसी विचारधारा से और मार्ग से हो सकता है तो वो केवल और केवल बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा दिए गए अम्बेडकरिज्म से हो सकता है। इस बात को हमें समझने की जरूरत है। तो क्यों ये हो सकता है, इसे समझने की जरूरत है। क्या करने की जरूरत है, इस बात को हमें अच्छे से समझना होगा। हम केवल प्रॉब्लम पे डिस्कस नहीं करेंगे, हम अब सॉल्यूशंस पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि संघ एमएस में पहला ऑर्गेनाइजेशन है देश में जिसने देश में ब्राह्मणिज्म को समाप्त कर
एक नई समाज व्यवस्था और एक नया भारत बनाने का सलूशन लाया, और वो सलूशन है नेशनल प्लान टू सक्सीड इन अम्बेडकरिज्म। ये वो कंप्लीट प्लान है जो हमने बनाया है। इसलिए वी विल नॉट ओनली डिस्कस द प्रॉब्लम, वी विल डिस्कस द सलूशन, के सलूशन कैसे आ सकता है। तो दो तीन मोटी मोटी बातें मैं आप लोगों से कहूंगा बीच में, और फिर अल्टीमेट बातें आप लोगों से कहूंगा, क्योंकि मैं गोंडवाना भूमि में हूं, मैं मूल निवासी बेल्ट में हूं, नागवंशियों, और मैं जानता हूं कि देश के आदिवासी, चाहे वो छत्तीसगढ़ के हो, सरगुजा के हो, या बस्तर के हो, या अंबिकापुर के हो, या कोरबा के हो, या कोरापुट के हो, या झारखंड के हो, या बंगाल के हो, या गुजरात के हो, देश के जो आदिवासी है आज वो दुखी है। और ये मेरा फर्ज बनता है कि मुझे आदिवासियों की समस्या और प्रॉब्लम पे बोलना चाहिए, इसके पहले कि मैं पूरे अम्बेडकरिज्म पर बोलूं। देश के अंदर मैं बार बार कहते आया, और इस बात को फिर रिपीट करते रहूंगा, कि जिन लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर ने जे छटन को 1931 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जब हुई, और 1933 में, टू बी मोर प्रिसाइज, 1933 में जब तीसरी गोलमेज परिषद के बाद जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के एविडेंसेस हो रहे थे, इन्वेस्टिगेशंस हो रहे थे, तब बाबा साहब अम्बेडकर ने जे छटन को एक बड़ी महत्वपूर्ण बात की, और मैं समझता हूं कि ये बड़ा रेलेवेंट है, जिसको हमें आज यहाँ डिस्कस करने की जरूरत है। बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा? ब्रिटिश गवर्नमेंट जे छटन और उस समय मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, के.एम. मुंशी और मोहनदास करमचंद गांधी, सॉरी मैं उनको महात्मा नहीं कहता, मैं उनको महात्मा नहीं कहता, गांधी जी को महात्मा नहीं कहता, नेहरू को पंडित नहीं कहता, तिलक को लोकमान्य नहीं कहता, और सावरकर को वीर नहीं कहता, क्योंकि मेरे लिहाज से इनके अंदर कोई भी ऐसी बात नहीं कि जिससे वीरता आ सके या महात्मा आ सके, इसलिए मैं इनको वैसा संबोधन नहीं करता, इसलिए मैं रिस्पेक्टफुली एज ए इंसान उनको संबोधन कर रहा हूँ। मोहनदास करमचंद गांधी, सारे लोग ये कह रहे थे, और ब्रिटिशर्स का भी ये थॉट था कि आदिवासी तो अनपढ़ है, गंवार है, इसको हम कैसे अधिकार देंगे, कैसे इसका कॉन्स्टिट्यूशनल सेटलमेंट करेंगे। ब्रिटिशर्स भी कंफ्यूज थे इस इशू को लेकर, और मोतीलाल नेहरू से लेकर बाकी जो लोग थे वो तो चाहते थे कि आदिवासियों को किसी तरह का राइट ना मिले देश के अंदर में, क्योंकि 5000 साल तक उनको बाहर रखा जंगलों में। तो इसलिए जो ब्राह्मणिक विचार के लोग थे उस समय, कांग्रेस और हिंदू महासभा, ये दो बड़े ऑर्गेनाइजेशन थे जो ब्राह्मणिज्म को रिप्रेजेंट करते थे। बाबा साहब अम्बेडकर का बड़ा इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट है, जय छटन को बाबा साहब ने कहा कि आप आदिवासियों को कितना भी, आप आदिवासियों को कितना भी अनपढ़ मानते हो, लेकिन वो इस बात को समझने के लिए समझदार है कि उनके लिए सबसे अच्छी बात क्या है, और इसीलिए इसी संविधान में उनको राइट देने का जो है, हमको जो है वो कर्तव्य है। ये बात बाबा साहब अम्बेडकर ने जे छटन के आगे 1933 में कही। आदिवासियों को वोटिंग राइट मिलना चाहिए, SC ST को रिजर्वेशन और बाकी सेफगार्ड मिलना चाहिए। ये कहने वाले देश में मोतीलाल नेहरू या गांधी नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर पहले व्यक्ति। महिलाओं को वोटिंग राइट मिलना चाहिए, क्योंकि महिलाओं का इशू भी यहाँ आ रहा है। ये कहने वाले मोतीलाल नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू के पिता या मोहनदास करमचंद गांधी नहीं है, या अमृता प्रीतम कौर नहीं है। 1928 में ये बात भारत में सबसे पहले कहने वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है, इसको हमको ध्यान में रखने की जरूरत है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने ब्रिटिशर्स को और देश की जो ब्राह्मणिकल मानसिकता के लोग थे उनको सबसे पहली बार ये कहा कि आदिवासी को आप उसके कल्चर को, उसकी सोशल पोजीशन को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। आप ये समझ रहे हो कि ये गंवार है, एबोरिजिनल है। नहीं,
आदिवासी इस बात को समझने के लिए सबसे ज्यादा समझदार है कि उसके लिए सबसे अच्छी बात क्या है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल आर्गुमेंट करने वाले देश के इतिहास में पहले व्यक्ति है और वो बाबा साहब अम्बेडकर। और इसी बात को आगे ले जाकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में 5वीं सूची और 6वीं सूची बनाई। और इसलिए जयपाल सिंह, बिरसा मुंडा के आंदोलन से निर्माण हुए जयपाल सिंह जो संविधान सभा में थे, जिन्होंने आदिवासियों के अस्मिता और अधिकारों पे बहुत सारी बातें की संविधान सभा में। और बाबा साहब अम्बेडकर को सबसे ज्यादा अगर किसी ने संविधान सभा में सपोर्ट किया मेंटल लेवल पर तो वो जयपाल सिंह थे, जो आदिवासी थे, मुंडा थे। इस बात को हमें ध्यान में लेने की जरूरत है। वो जयपाल सिंह ने बाबा साहब अम्बेडकर को, जो आदिवासियों के अधिकारों को सेफगार्ड किया, आरक्षण के अलावा, केवल आरक्षण नहीं, आरक्षण तो शेड्यूल कास्ट को भी दिया, ओबीसी को भी दिया, सर्विसेज में और एजुकेशन में। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने शेड्यूल ट्राइब को आरक्षण के अलावा स्वयं शासन और मालकियत के अधिकार दिए कि ये आदिवासी की जल जमीन जंगल है, यहाँ वो हजारों साल से रहता है, ये उसका एंसेस्ट्रल डोमेन है। और उसके साथ सभ्यता के आधार पर, संस्कृति के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। और इसलिए उसके ये स्पेशल प्रोटेक्शन है कि जिस जमीन पे आदिवासी रहता है वो जमीन पर सबसे पहला अधिकार उसका है। और इसलिए अगर गवर्नमेंट को भी उस जमीन से अगर कोई लोहा निकालना है, एल्यूमिनियम निकालना है, तो आदिवासी को रॉयल्टी दिए बगैर जो है वो सरकार भी वहां से खनिज नहीं निकाल सकती। इस तरह का प्रोविजन बाबा साहब अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन में किया। और इसलिए भारत का संविधान ये पहला संविधान है जिसने आदिवासियों के स्पेशल प्रोटेक्शन दिया। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वी मस्ट नोट, दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड व्हिच प्रोटेक्टेड द इंडिजिनस राइट्स बाय द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब क्या हो रहा है? अब हो रहा है, क्या हो रहा है? दुनिया के 13 देशों ने आदिवासियों के अधिकारों को रिकॉग्नाइज किया। 13 देशों ने, मैक्सिको, अर्जेंटीना, ब्राजील, वेनेजुएला, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दुनिया के 13 देशों ने इंडिजिनस राइट्स को रिकॉग्नाइज किया। जब ह्यूमन राइट्स के अंदर ये बात को माना गया कि आदिवासी इंडिजिनस पीपल है। 1957 में 107th आईएलओ कन्वेंशन हुआ, 1989 में 169 आईएलओ कन्वेंशन हुआ और 1994 में यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ इंडिजिनियस पीपल हुआ। बाद में 2007 में उसको और इम्प्रूव किया गया जब यूनाइटेड नेशंस ने संयुक्त राष्ट्र में इस बात को माना कि आदिवासियों के, मूल निवासियों के अधिकार है, इंडिजिनियस राइट्स है। 13 देशों ने उस बात को माना। बाबा साहब अम्बेडकर दुनिया के पहले कॉन्स्टिट्यूशनल फिलोसोफर है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्कॉलर है, जिन्होंने संवैधानिक कानून के माध्यम से आदिवासियों के अधिकारों को सेफगार्ड किया। इस बात को हमें अच्छे से ध्यान देने की जरूरत है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आदिवासियों के अगर कोई लिबरेटर है तो वो बाबा साहब अम्बेडकर है। इस बात को हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। आदिवासियों की मुक्ति अगर सही मायने में किसी ने की है तो वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने की है। तो अब प्रश्न ये उठता है, क्या प्रश्न उठता है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने ट्राइबल कल्चर को रिकॉग्नाइज किया। वो ट्राइबल कल्चर जिसके विषय में जितना कहा जाए कम है। ये गांधी, ये आदिवासियों को गिरिजन कहे, ये आरएसएस के लोग आदिवासियों को वनवासी कहते हैं। मैं भागवत और कंपनी को पूछता हूं, आप क्यों नहीं एक 50 साल के लिए जंगलों में जाकर रहते? अगर आपको वनवासी शब्द से इतना प्यार है तो मैं भागवत एंड कंपनी से पूछता हूं कि आप 50 साल के लिए मुझे जंगल में रहकर दिखाओ, आपको पता चल जाएगा वनवासी रहना क्या होता है। गांधी इनको गिरिजन कहते थे। समस्या ये है
आदिवासी कल्चर के विषय में इस देश के ब्राह्मणिकल लोग या दुनिया में जो मोस्ट सिविलाइज्ड अपने आप को समझते हैं, उन लोगों को आदिवासी कल्चर के विषय में एलिमेंट्री नॉलेज भी नहीं है। आदिवासी कल्चर दुनिया भर में, मैं केवल इंडिया की बात नहीं कह रहा हूं, दुनिया भर में आदिवासियों की संस्कृति, आदिवासी की सभ्यता, अरे तमाम सभ्यताओं की अगर कोई जननी है तो वो आदिवासी संस्कृति और सभ्यता है। इस बात को समझो अच्छे से। सारे सभ्यता को जन्म दिया आदिवासियों की सभ्यता और संस्कृति ने दिया। 5 चीजें आदिवासी सभ्यता ने जनरेट की। क्या की? सबसे पहले अनिश्वरवाद, अनात्मवाद यानी प्रकृतिवाद, जिसको आज एनवायरमेंटलिज्म कह रहे हैं। एनवायरमेंटलिज्म आज बहुत बड़ा एक थॉट बन गया है। एनवायरमेंटलिज्म, प्रकृतिवाद। यूरोप में तो ग्रीन पार्टी भी हो गई। ग्रीन पार्टीज यूरोप के अंदर में जीतती है। उनकी पॉलिसी एनवायरमेंट को नुकसान ना हो। मैं भारत के और दुनिया के तमाम साइंटिस्ट लोगों को और एनवायरमेंटलिस्ट लोगों से कहना चाहता हूं बड़े विनम्रता से, आप पर्यावरण की बात कर रहे, बहुत अच्छी है, पर्यावरण बचना चाहिए, धरती हरी रहनी चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए, लेकिन जब आप एनवायरमेंटलिज्म की बात करते हो, अरे जो 1 साल नहीं हजारों साल एनवायरमेंटलिस्ट रहे, उन आदिवासियों का तो नाम लो जिन्होंने सही मायने में पर्यावरणवाद को जन्म दिया है। वो देश के, दुनिया के आदिवासी। इस बात को समझने की जरूरत है। पहली बात एनवायरमेंटलिज्म, आदिवासी कल्चर। दूसरा क्या दिया? स्त्री पुरुष समानता। स्त्री पुरुष समानता की बहुत बात हो रही है, और स्त्री पुरुष समानता अगर प्रैक्टिकल लेवल पे सबसे पहले कोई कम्युनिटी में थी। आज तो हम लॉ बना रहे हैं, हिंदू कोड बिल बना, बाबा साहब ने बनाया, और भी लॉज आ रहे हैं, लेकिन स्त्री पुरुष समानता दुनिया भर में सही मायने में अगर किसी कम्युनिटी में थी, और दुनिया में किसी समाज में सही मायने में सबसे पहले स्त्री पुरुष समानता अगर आई और किसी समाज ने उसको प्रस्तापित की, तो वो दुनिया भर के आदिवासी है। इस बात को हमें समझने की जरूरत है, जिन्होंने स्त्री पुरुष समानता को जन्म दिया। तो जेंडर इक्वालिटी, एनवायरमेंटलिज्म एंड जेंडर इक्वालिटी, ये दूसरी चीज आदिवासी संस्कृति और सभ्यता ने जन्म दिया। तीसरी कौन सी बात है? हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, आज लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। दुनिया के लोगों को यह नहीं मालूम कि आदिवासियों की जो गण पद्धति है, जो गण पद्धति है आदिवासियों की, वो गण पद्धति और दूसरा तीसरा कुछ ना होकर, वो गण पद्धति और दूसरा तीसरा कुछ ना होकर वो रिपब्लिकन सिस्टम है, जिससे डेमोक्रेसी है। और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब डेमोक्रेसी के ऊपर अपना भाष्य कर रहे थे, गांधी इन लोगों को आंसर दे रहे थे, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने ये कहा कि ये जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता के जो सिद्धांत है, मैंने फ्रेंच क्रांति से नहीं लिए। ये समता, स्वतंत्रता, बंधुता के जो सिद्धांत है, वो मैंने बुद्ध के संघ से लिए, बुद्ध के धम्म से लिए। और बुद्ध का संघ ये आदिवासियों की गण पद्धति थी, और इसलिए बुद्ध का रिलीजन ये बेसिकली आदिवासी रिलीजन है, ट्राइबल रिलीजन है। इसको समझने की जरूरत है। और दुनिया में अगर डेमोक्रेसी को किसी ने जन्म दिया गण पद्धति में, तो वो आदिवासियों ने दिया। वो फ्रांस में, यूरोप में बाद में डेवलप हुआ, लेकिन उसके सिद्धांत आदिवासी समाज में मौजूद थे। ये तीसरी बात को समझने की जरूरत है। और चौथा समाजवाद, जिसको हम सोशलिज्म कहते हैं। मार्क्स की थियरी, सिडनी वेब की थियरी, सोशलिज्म। अरे समाजवाद, आदिवासी कम्युनिटी में प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी। आदिवासी कम्युनिटी में जो भी था वो ट्राइब का था। और इसलिए मैं समझता हूं कि समाजवाद को जन्म देने वाले भी आदिवासी है। इन 4 बातों को हमें ठीक से समझना चाहिए कि पर्यावरणवाद, स्त्री पुरुष समानता, लोकतंत्र और समाजवाद, ये 4 जो बड़े बातें आज हम दुनिया में डिस्कस कर रहे हैं, वो चारों को जन्म जो है वो आदिवासी ने दिया। और एक मानवतावादी धर्म होना चाहिए, मानवतावादी धम्म होना चाहिए। इंसान ने इंसान के साथ कैसा जीना चाहिए, ये भी अगर किसी ने सिखाया हो तो आदिवासी ने सिखाया। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पिछले वक्त डिसीजन में कहा
कि द्रोणाचार्य का एकलव्य से बिना पढ़ाए फीस के रूप में अंगूठा मांगना ये अनैतिक है। सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट है कि द्रोणाचार्य का इंडियन हिस्ट्री में बिना पढ़ाए अंगूठा मांगना ये अनैतिक है, अनएथिकल है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहता है कि इंडियन सोसाइटी को देखने के बाद अगर इन जनरल बोला जाए तो ट्राइबल इंडिया के आज भी सबसे ज्यादा नैतिक है और सबसे ज्यादा मानवतावादी है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपने डिसीजन में जो है वो कोट करता है। मैंने छोटी किताब पब्लिश हुई है ट्राइबल प्रॉब्लम और सोल्यूशन पे, उसमें ये सारी डिटेल्स मैंने दी हैं। लेकिन देश में जो लोग आदिवासी को गिरिजन कहते हैं, वनवासी कह रहे हैं, वो आदिवासी को गैर आदिवासी बनाना चाह रहे हैं। वो आदिवासी को गैर आदिवासी बनाना चाह रहे। आदिवासी बनता कैसा है ठीक से समझने की जरूरत है। आज आप जंगल में चले जाएंगे तो आप आदिवासी नहीं बन सकते। आज ओबीसी को भेज दो या किसी बनिया को भेज दो, जंगल में रह जाएगा। अगर वो दुकान खोल के वो आदिवासी नहीं बन सकता। आदिवासी बनता कैसा है समझने की जरूरत है। आदिवासी बनता है दो एस्पेक्ट्स पर। कौन से दो एस्पेक्ट्स पर बनता है? एक डिस्टिंक्ट कल्चर, यानी आदिवासियों की जो सभ्यता है, आदिवासियों की जो संस्कृति है, वो बाकी जो कम्युनिटीज है उससे मैच नहीं करती। आदिवासी प्रकृति को मानते हैं, उनके टोटम से उनकी कोर्ट्स पद्धति है अपने आप को रेगुलेट करने के लिए। तो आदिवासी की जो सभ्यता है वो आदिवासी की सभ्यता ये अलग होती है, डिस्टिंक्ट होती है। इसको समझने की जरूरत है। और दूसरा आदिवासी बनता है टेरिटोरियल पोजीशन, यानी उस जमीन पर आदिवासी कितने सालों से रह रहा है, कितनी पीढ़ियों से रह रहा है। ये दो चीजों के आधार पर आदिवासी डिसाइड होता है दुनिया भर में। और इसलिए भारत के जो आदिवासी हैं उनकी सभ्यता ये वैदिक ब्राह्मणिज्म से मैच नहीं होती। उनकी सभ्यता बिल्कुल डिफरेंट है। और दूसरा, हजारों साल से वो जंगलों में उस जगह पर रह रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी रहे, 5000 साल इंडियन हिस्ट्री में वो रहे। ये दो चीजों से आदिवासी बनता है। तो ब्राह्मणिज्म का क्या षड्यंत्र है? ब्राह्मणिज्म का षड्यंत्र है, क्या षड्यंत्र है ब्राह्मणिज्म का? ब्राह्मणिज्म का षड्यंत्र है कि आदिवासी को गैर आदिवासी बनाया जाए। किस लिए बनाया जाए ठीक से समझिए इस बात को। और मैं सबसे ज्यादा अम्बेडकरिज्म के विषय पर देश में आदिवासी की समस्या और समाधान पर बोला हूं। और मुझे खुशी है इस बात की कि आज आदिवासी देश भर में अम्बेडकराइट हो रहा है और गर्व से जय भीम जय बिरसा बोल रहा है। इसका गर्व है मुझे कि एम्बेस ने आदिवासियों को अम्बेडकराइट मूवमेंट में लाया, इस बात को समझाया और उसके वजह से थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम अभी हल्का 5% 10% सॉल्व होना चालू हुआ है, अभी 100% नहीं हुआ है। ब्राह्मणिज्म क्यों चाहता है कि आदिवासी गैर आदिवासी बन जाए? व्हाट इज द रीजन? ब्राह्मणिज्म आदिवासी गैर आदिवासी बन जाए ये इसलिए चाहता है, उसके दो कारण है इंडिया के अंदर और इसको अच्छे से समझना होगा हमें, क्योंकि इसको डिफीट करना है। एक, गुजरात के डांग जिलों से लेकर बंगाल के 24 परगना तक, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, बंगाल, गुजरात के डांग जिलों से लेकर 24 परगना तक ये इस देश का मूल निवासी बेल्ट है, जहां भारत के तमाम आदिवासियों में से 70% आदिवासी दे स्टे इन दिस मूल निवासी बेल्ट ऑफ इंडिया। अब इस मूल निवासी बेल्ट में आदिवासी की जहां 70% आबादी है, वहीं भारत की 70% खनिज संपदा भी है। इस मायने में मैं आदिवासी के फोर फादर्स को बहुत बड़ा साइंटिस्ट मानता हूं।
किस लिए साइंटिस्ट मानता हूं? क्योंकि हमारे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाले लोग मैपिंग करते, साइंटिफिक एनालिसिस करते, तब जाके उनको लोहे का पता चलता है, एल्यूमिनियम का पता चलता है, टंगस्टन का पता चलता है, टिन का पता चलता है। आदिवासी के हमारे माता पिता, हमारे बुजुर्ग इतने वैज्ञानिक थे, उनको सब मालूम था ये जमीन के नीचे क्या है। और उन्होंने उस समय तो आर्यन कल्चर से डिफीट होकर ये कहा कि हम जानवरों के साथ रह लेंगे जंगलों में, लेकिन आर्यन वैदिक कल्चर को हम नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारा ऐसा मानना है कि आपकी सभ्यता और आप जानवरों से भी बदतर हो। हम जानवरों के साथ रह लेंगे लेकिन आपके साथ नहीं रहेंगे। दैट इज, नहीं तो 5000 साल तक कोई जंगल में नहीं रहता। 5000 साल तक आदिवासी जंगल में रहा, उसने जानवरों को बेहतर समझा और जानवर सही में अच्छे, लेकिन इनकी सभ्यता और कल्चर जानवरों से भी बदतर। अरे जो इंसान को जानवरों से भी बदतर मानता है वो कैसा धर्म है इस देश के अंदर में? तो आदिवासियों के फोर फादर ने उस समय अपनी पीड़ा से जंगलों में रहे, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए फिक्स डिपॉजिट कर दिया। क्या फिक्स डिपॉजिट किया? कि भारत की 70% खनिज संपदा वहां रहेगी जहां हम बस गए, और इसलिए अब ये 70% जो खनिज संपदा है वो चाहिए किसको चाहिए? अंबानी को, अडानी को, अग्रवाल को, टाटा को, मित्तल को। वो किसको चाहिए? जो लोगों के पास 5% लोगों के पास भारत की 40% संपत्ति हो गई है, उन लोगों को ये 70% खनिज संपदा चाहिए देश में। और भारत के कम्युनिस्ट सबसे बड़े फ्रॉड है इंडिया में। क्यों फ्रॉड है? क्योंकि भारत के कम्युनिस्ट एक बात बताते गए कि भारत में गरीबी इसलिए आ रही, विषमता इसलिए आ रही है क्योंकि अमेरिका से पूंजीवाद आ रहा है। भारत के कम्युनिस्टों को ये कभी क्यों नजर नहीं आता कि इस आदिवासी के जमीन पर जो कब्जा करना चाहता है वो अमेरिका का पूंजीपति नहीं, वो भारत का पूंजीपति है जो त्रैवर्णिक कम्युनिटी में पैदा हुआ। भारत के कम्युनिस्टों को ये नजर क्यों नहीं आता? ये सवाल मैं आज कम्युनिस्ट लोगों से इस देश में पूछ रहा हूं। ये 70% खनिज संपदा जो जल जमीन जंगल के नीचे है, जिसको बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में प्रोटेक्ट कर दिया, 5वीं सूची बनाकर, 6वीं सूची बनाकर कि गवर्नमेंट को भी अगर ये निकालना है तो यू मस्ट पे द रॉयल्टी, यू मस्ट मेक देम द स्टेक होल्डर्स इन द डेवलपमेंट। ये मोदी किस डेवलपमेंट मॉडल की बात बताता है? अरे उसका गुजरात ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 11वें नंबर पर है, जो अपने स्टेट को मानव विकास सूचकांक में पहले नंबर पर नहीं लेकर गया, जो आदिवासी और दलितों का बराबर नहीं ला सका बाकी कम्युनिटीज के, उसको इस देश के डेवलपमेंट पर बोलने का अधिकार नहीं है। आदिवासी के मॉडल के डेवलपमेंट के विपरीत गुजरात डेवलपमेंट मॉडल, इस बात को आदिवासियों को समझने की जरूरत है। और इसलिए ये जो बैठे जिनको 70% खनिज संपदा चाहिए, उन्होंने मोदी को आगे किया। ठीक से समझो इस बात को। न्यू एज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, न्यू एज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात जो बीजेपी का मैनिफेस्टो करता है, वो ये चाहता है कि बस्तर का आदिवासी, सरगुजा का आदिवासी, कोरापुट का आदिवासी, झारखंड का आदिवासी, उसके जमीन के अंदर जो 5वीं सूची ने प्रोटेक्ट करके रखा है, उस आदिवासी की रॉयल्टी उसको ना मिले, उस आदिवासी उस कंपनी का शेयर होल्डर ना बने। ये पहला कारण है ब्राह्मणिज्म, जो आदिवासी को गैर आदिवासी बनाना चाहता है। दिस इज द फर्स्ट रीजन। दूसरा रीजन क्या है? दूसरा रीजन है कि अगर आदिवासी कल्चर अगर हिंदू कल्चर में मर्ज हो जाता है, अच्छे से समझिए इस बात को, अगर आदिवासी कल्चर हिंदू कल्चर में मर्ज हो जाता है, समरस हो जाता है, समरसता की थियरी के हिसाब से, तो आदिवासी विल बिकम अ कास्ट, ट्राइब विल बिकम अ कास्ट। जाति, जो जाति नहीं था, जाति व्यवस्था आदिवासियों में नहीं थी,
वो जाति बन जाएगी, और वो जाति बनेगी तो वो चौथे वर्ण के नीचे रहेगी। यानी जो कल के अस्पृश्य थे, भटके विमुक्त थे, वो कास्ट के हायरार्की में आदिवासी जो है वो जाके बसेगा। और अगर उसका हिंदूकरण हो जाता है तो फिर आदिवासी ये बोल पाएंगे कि नहीं, इस देश में कोई हमने गलत काम नहीं किया, वैदिक ब्राह्मणिज्म ने हमने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, देखो ये सारे लोग जो है हमारे धर्म को एक्सेप्ट कर लिया। ये सेकंड रीजन है जिसके वजह से ब्राह्मणिज्म ये सब चाहता है। तो इसलिए मैं आदिवासियों से कहते हैं कि आदिवासियों के 3 दुश्मन है, इसको आइडेंटिफाई करना चाहिए। कौन 3 दुश्मन है आदिवासियों के? एक ब्राह्मणवाद, दूसरा जातीय पूंजीवाद, और तीसरा असंवैधानिकवाद। असंवैधानिकवाद, ब्राह्मणवाद, जातीय पूंजीवाद, असंवैधानिकवाद, ये 3 दुश्मन है आदिवासियों के, जिसको हमें समझना होगा। असंवैधानिकवाद को भी समझना होगा। जिस संविधान ने हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट किया, हमें सेफगार्ड दिए, वो संविधान हमें देश में इंप्लीमेंट ना हो, इसके वजह से संविधान को डिस्कस नहीं किया जा रहा है, संवैधानिक मार्ग से एक्शन नहीं ली जा रही है। यह असंवैधानिकवाद भी आदिवासियों का दुश्मन है। वो जातीय पूंजीवादी जो हमारे मिनरल्स को चाहते हैं वो हमारे एनिमीज है, और ब्राह्मणिज्म जो हमें हिंदू बनाना चाहता है, हिंदूकरण करना चाहता है, वो ब्राह्मणिज्म हमारा एनिमी है। ये 3 एनिमीज को हमें समझना होगा। अब अगर हमें ब्राह्मणिज्म की इस प्रॉब्लम को जो हमें गैर आदिवासी बनाना चाहती है, अगर उसे डिफीट करना है, क्योंकि मैं अब प्रॉब्लम डिस्कस नहीं कर रहा हूं, हमने प्रॉब्लम्स बहुत डिस्कस किए कि हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन समाधान क्या? सॉल्यूशन को समझना होगा, समाधान को समझना होगा। क्या समाधान है? 4 समाधान है जो ट्राइबल प्रॉब्लम के सॉल्यूशन है। 4 समाधान है, इसको अच्छे से हमें समझना होगा। क्या समाधान है? पहला समाधान है सांस्कृतिक समाधान, कल्चरल सॉल्यूशन। व्हाट इज द कल्चरल सॉल्यूशन? सांस्कृतिक समाधान क्या है? सांस्कृतिक समाधान आदिवासी समस्या का यह है कि आदिवासी अपनी संस्कृति का जतन करे। और जब मैं संस्कृति का जतन करने को कह रहा हूं तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आदिवासी कल कपड़े कम पहनता था वैसे रहना चाहिए। मैं कहता हूं आदिवासी मोस्ट मॉडर्न बनना चाहिए। और मुझे खुशी है आज ये हमारा कैंडिडेट ट्राइब का जो है ये कोट सूट टाई में बैठा हुआ है। मैं देश के तमाम आदिवासियों को ऐसा देखना चाहता हूं। जब मैं संस्कृति के जतन की बात कर रहा हूं तो ये नहीं कह रहा हूं कि आदिवासी को जैसा रखा वैसा रहना है, नहीं। जो हमारी मूल संस्कृति है नागवंशियों की, जो वैदिक ब्राह्मणिक नहीं थी, जो वैदिक ब्राह्मणिक संस्कृति नहीं थी, हमारा आदिवासी धर्म अलग है। अगर हमारा आदिवासी धर्म अलग है, हमारे टोटेम अलग है, हम प्रकृति को मानते हैं, तो कॉलम में हिंदू क्यों? तो कॉलम में हिंदू क्यों? अगर हम प्रकृति को मानते हैं, हम अपने टोटेम्स को मानते हैं, तो आज के सर्टिफिकेट पर हम कॉलम में हिंदू क्यों? सबसे पहला काम करना होगा। 2011 का सेंसस गया, हमने 2011 के सेंसस में भी ये कैंपेन चलाया था बड़े पैमाने पर। आपको सोच समझ के लिखे स्वतंत्रता है हर एक को, लेकिन 2021 का अगर सेंसस अब जब आएगा तो देश के 12 करोड़ आदिवासियों के कॉलम में, अपने कॉलम के आगे धर्म के अंदर में जो है आदिवासी धर्म लिखा होना चाहिए। ये एक पहला सांस्कृतिक रेवोल्यूशन आदिवासियों को जो है देश के अंदर लाना है। क्यों? अच्छे से समझिए। अगर 10 साल 15 साल तक कॉलम में और अगर हमने अपने धर्म को वो लिखा जो हमारा नहीं था, तो 10 साल 15 साल बाद ये कह दिया जाएगा एक रिपोर्ट के आधार पर कि अब देश में कोई आदिवासी नहीं, इनका कल्चर बदल गया।
क्योंकि वैलिडिटी सर्टिफिकेट देते वक्त अभी भी आदिवासी की एफिनिटी देखी जाती है, कल्चर देखा जाता है, और कास्ट सर्टिफिकेट रिजेक्ट होती है कल्चर अगर मैच ना हो तो 10 साल 20 साल बाद ऐसा एक सर्वे कराकर, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे कराकर ये डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि अब देश में कोई आदिवासी नहीं। इसलिए हमारे कॉलम में हमको पर्टिकुलरली आदिवासी रिलीजन लिखने की जरूरत है। ये पहला काम करना है, ये सांस्कृतिक समाधान है। दूसरा क्या समाधान है? संवैधानिक समाधान। क्या संवैधानिक समाधान है? जो संविधान में 5वीं सूची और 6वीं सूची में हमें प्रोटेक्शन दिया बाबा साहब अम्बेडकर, उसके ऊपर हमारा कोई एक्शन नहीं। गवर्नर कस्टोडियन है, उनकी जिम्मेदारी है इंप्लीमेंट करने की। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है, पेसा एक्ट है, लेकिन इसके इंप्लीमेंटेशन के ऊपर आंदोलन की कोई एक्शन नहीं। आदिवासी मर रहे, आदिवासी के प्लान आते हैं, वो कहां जाते पता नहीं। 5वीं सूची का अधिकार ग्राम सभा बैठाकर निर्णय करा लिया जाता है, कंपनियों को परमिशन दी जाती है, आदिवासी को जमीन छोड़कर जाना पड़ता है। उस कंपनी में सिंपल सर्विस भी आदिवासी को नहीं मिलती। ये जो संविधान को लागू करने के लिए जो एक्शन होना चाहिए आंदोलन की तरफ से, संगठन की तरफ से, वो एक्शन हमें लाने की जरूरत है। क्या करना है? 2-3 काम करना है इस क्षेत्र में। एक, पहली बात, गवर्नर और ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के सर पर बैठ जाना है कि भैया ये 5वीं सूची है, इसमें ये लिखा है, इसका कितना इंप्लीमेंटेशन हुआ। मैं समझता हूं कि रोज एक आरटीआई जानी चाहिए, रोज एक आरटीआई जाए कि भाई ये प्रोविजन है, आपने क्या इंप्लीमेंट किया हमको बताओ, कितना इंप्लीमेंटेशन हुआ 5वीं सूची का, 6वीं सूची का। एक अच्छे से समझो, आरटीआई बहुत बड़ा वेपन है। मैं कभी कभी कहता हूं आरटीआई को कमजोर मत समझो। आरटीआई जस्ट सोच लो, 125 करोड़ लोग हैं भारत के, 80.5 करोड़ नागरिक है। जस्ट इमेजिन, अगर भारत के 80.5 करोड़ नागरिकों ने भारत सरकार को 1 महीने में एक आरटीआई भी कर ली तो क्या हाल हो जाएगी भारत सरकार की, इसको जस्ट सोच लो। अगर 80.5 करोड़ नागरिकों ने 1 महीने में एक आरटीआई भी कर ली, भारत सरकार को और राज्य सरकारों को ये पूछने के लिए कि संविधान में हमारे ये अधिकार है, वो अधिकारों का इंप्लीमेंटेशन आपने क्या क्या किया। मैं समझता हूं कि सरकार को अपने बाकी सब काम छोड़कर केवल आरटीआई का रिप्लाई देना पड़ेगा और वो समय भी शॉर्ट पड़ जाएगा। इसलिए आरटीआई बहुत बड़ा वेपन है, इसको यूज करना सीखो, यूज करना होगा। आरटीआई स्टार्ट करें, पहली बात। दूसरी बात, ये जो पेसा लॉ है ना, पेसा लॉ सफिशिएंट नहीं। क्यों सफिशिएंट नहीं है? पेसा कानून में कहीं पर भी पनिशमेंट और फाइन का प्रोविजन नहीं है। मैं पेसा लॉ पे बात कर रहा हूं। पेसा लॉ में कहीं पर भी फाइन और इम्प्रिजनमेंट का प्रोविजन नहीं है। ये पेसा लॉ को अमेंड करना पड़ेगा देश के अंदर में। इसके लिए जन आंदोलन चलाना पड़ेगा। और जन आंदोलन के आगे मैं छोटी सी बात कहता हूं कि 2-4 अम्बेडकराइट आदिवासी के मेंबर पार्लियामेंट को जिता दो और वो आदिवासी मेंबर पार्लियामेंट को मेरे साथ में दे दो। मैं देख लेता हूं कि पार्लियामेंट के अंदर में आदिवासी के 5वीं शेड्यूल से और 6वीं शेड्यूल के इम्प्लीमेंटेशन और पेसा लॉ और बाकी पॉलिसीज देश में कैसे नहीं बनती। ट्राइबल बेल्ट से 4-5 अम्बेडकराइट आदिवासी एमपी को जिता दो, उसके बाद में हम इसके अमेंडमेंट और लॉ के ऊपर में एक्शन लेना जो है वो क्लियर कर लेंगे। पेसा लॉ को बदलना पड़ेगा, अमेंडमेंट करना पड़ेगा, उसमें पनिशमेंट और फाइन के प्रोविजंस को लाना पड़ेगा। अगर गवर्नर अगर 5वीं सूची का इंप्लीमेंटेशन नहीं करता है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के रिकमेंडेशंस के ऊपर अगर ट्राइबल मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर और चीफ सेक्रेटरी और ट्राइबल सेक्रेटरीज और बाकी सेक्रेटरी अगर इंप्लीमेंटेशन नहीं करते हैं तो why there must not be a fine to punish the officers and the ministers for a couple of years? This is a very pertinent question that is required to be incorporated in the PESA law. ये दूसरी बात है। तीसरा एक काम करना होगा,
इसी पैसा लॉ में अमेंडमेंट लाकर एक काम करना होगा। क्या करना होगा कि अगर ग्राम सभा कंपनी लगाने की अगर अनुमति देती है लीगल तरीके से, तो उस कंपनी के अंदर 3 काम का प्रोविजन उस लॉ में होना चाहिए। अभी लॉ नहीं है इसलिए क्लियर नहीं हो रहा। क्या होना चाहिए? एक, कि आदिवासी की जमीन अगर गई तो उसका मार्केट वैल्यू से जो है उसको पैसा मिलेगा, पहला पॉइंट। दूसरा, हर आदिवासी जिसकी जमीन गई है वो एरिया की, वो आदिवासी के परिवार में से एक लड़का या लड़की कम से कम मिडिल मैनेजमेंट के अंदर सर्विस में जाएगा। केवल साफ सफाई करने के लिए चौकीदार या जो है वो चपरासी नहीं, मिडिल मैनेजमेंट में जाएगा और उसके एजुकेशन और ट्रेनिंग का खर्चा ये गवर्नमेंट और उस कंपनी की रहेगी। ये प्रोविजन उसके अंदर लाना। सेकंड बात, और तीसरी एक बात करना होगा। क्या करना होगा कि ये कंपनी के जो शेयर है, शेयर जितने उस कंपनी के शेयर हैं उसमें कम से कम 20 से 25% शेयर जो है उन आदिवासियों को शेयर होल्डर बनाना होगा, ताकि जितना भी प्रॉफिट उस कंपनी का आएगा उसमें आदिवासी 20-25% का जो है वो भागीदार होगा। इस तरह का प्रोविजन पैसा लॉ के अंदर लाना पड़ेगा। आपकी तालियां थोड़ी कम बज रही है, आपको लग रहा है आदिवासियों को ज्यादा मिल जाएगा। सब आदिवासियों को मिल जाएगा तो बाकी लोगों का क्या होगा? अरे बात सही है, जिनके साथ ज्यादा भेदभाव हुआ उनको ज्यादा भागीदारी की जरूरत है। और इसलिए मैं कहता हूं जिनके साथ ज्यादा भेदभाव हुआ उनको ज्यादा भागीदारी की जरूरत है। और इसलिए मैंने एक बार कहा था कि जिस दिन बाबा साहब अंबेडकर का 5वां शेड्यूल और 6वां शेड्यूल इंप्लीमेंट हो जाएगा उस दिन इस देश का सबसे अमीर आदमी अंबानी नहीं होगा, इस देश का आदिवासी ये देश का सबसे अमीर आदमी होगा। इस बात को हमें समझने की जरूरत है। करना पड़ेगा, हिस्टोरिकल कंपनसेशन लाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने 5000 साल तक वैदिक ब्राह्मणिक व्यवस्था ने उसके साथ भेदभाव किया। 5000 साल आप गांव में रहे, मंदिरों में और संपत्ति की मालकियत को मिलाया। 5000 साल तक आदिवासी को जंगल में आपने प्रताड़ित किया। इसलिए इसका हिस्टोरिकल कंपनसेशन लाना पड़ेगा। ये दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल समाधान है, संवैधानिक समाधान है। और इसलिए हमने एक स्लोगन लगाया। क्या स्लोगन लगाया? जल जमीन जंगल पाएंगे, जल जमीन जंगल पाएंगे, संस्कृति और संविधान से, संस्कृति और संविधान से, जल जमीन जंगल पाएंगे संस्कृति और संविधान से। अगर संस्कृति और संविधान का सलूशन रहेगा तो आदिवासी की जल जमीन जंगल बचेगी, अन्यथा बचने वाली नहीं है। ये दूसरा समाधान। तीसरा समाधान सामाजिक समाधान है। क्या सामाजिक समाधान है? मार्को जी ने बताया 3 तरह के ट्राइब है बाबा साहब को अगर हम पढ़ते। एक जंगलों में पहाड़ों में रहने वाले ट्राइब जो 8 शेड्यूल ट्राइब है। दूसरे वैंडरिंग ट्राइब जो भटक रहे, तालपोड़ा टांडा को लेकर, बंजारा, गाड़ी लोहार, तारदी, वड्डर, इस तरह की जो कम्युनिटीज है जो वैंडरिंग ट्राइब्स है। और तीसरा ब्रोकन ट्राइब्स जो कल के अस्पृश्य। तो 3 तरह के ट्राइब्स है। 38% पॉपुलेशन है। अरे 38% पॉपुलेशन भी अगर देश में एक आ जाए और थोड़ा थोड़ा हमारा ओबीसी साथी समझ जाए, थोड़ा मुस्लिम साथी समझ जाए, अरे ये इंडिया को बदलने में एक दिन नहीं लगेगा। इस बात को आप अच्छे से जो है वो समझ लो। एक दिन नहीं लगेगा इंडिया को बदलने में। ये मत सोचो कि बहुत बड़े हैं ये आरएसएस बीजेपी के लोग या कांग्रेस के लोग। अरे इतने बड़े हैं, अगर इतने ताकतवर है तो टीवी में 10,000 करोड़ रुपए का कैंपेन लगाकर भी सरकार क्यों नहीं बन रही है? इसको समझ लो। ये बड़े नहीं है, शक्तिशाली नहीं है, ये हमको दिखाते हैं कि हम बड़े हैं। अरे हम उनको चैलेंज कर रहे हैं अम्बेडकरिज्म के आधार पे। जरा एक बार हमारे सामने आमने सामने लोकतंत्र की फाइट तो करो, तब हम आपको बता देते कि इस देश में कौन जो है वो ताकतवर है। लेकिन जब इनके ऊपर आती है ना तो रामदेव बाबा जो है वो महिलाओं का वेश बदल कर भाग जाते हैं। तब ये ताकतवर नहीं रहते, तब भाग जाते पांव लगाकर। समझो अच्छे से। सामाजिक समाधान
SC ST DTNT को, रिलीजियस माइनॉरिटीज को, ओबीसी को एक साथ आना होगा, बहुजन समाज बनना होगा और बहुजन समाज बन के सामाजिक क्रांति को लाना होगा। ये सामाजिक समाधान है उसका। तीसरा समाधान। चौथा समाधान बड़ा आसान है, बोलने के लिए बहुत आसान है, अगर हम कर ले बहुत इजी हो जाएगा। क्या है? राजनीतिक समाधान। क्या राजनीतिक समाधान है? अब छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं तो 36% आदिवासी है छत्तीसगढ़ के अंदर। छत्तीसगढ़ में 36% आदिवासी है लगभग। क्यों छत्तीसगढ़ में आदिवासी सरकार नहीं बन सकती? ट्राइबल गवर्नमेंट क्यों नहीं बन सकती? छत्तीसगढ़ में ट्राइबल गवर्नमेंट बनाना पड़ेगा और संघ एम्बस ने ये संकल्प किया, डिक्लेयर किया है कि 2018 का जो छत्तीसगढ़ का इलेक्शन आएगा उसमें हम छत्तीसगढ़ में आदिवासी सरकार को जो है वो प्रस्तापित करेंगे। ये चौथा जो है वो सोल्यूशन हमको लाना पड़ेगा, ट्राइबल गवर्नमेंट बनाना पड़ेगा। और मैं फक्र से कहता हूं इस बात को कि जिस दिन ट्राइबल चीफ मिनिस्टर और ट्राइबल चीफ सेक्रेटरी बनेगा और वो गोंडवाना कल्चर को समझेगा, नागवंशी कल्चर को समझेगा, बिरसा मुंडा की प्रेरणा लेगा, बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों से अम्बेडकराइट बनेगा, अरे उस दिन नरेंद्र मोदी या शीला दीक्षित या शिवराज चौहान अच्छे चीफ मिनिस्टर नहीं, वो ट्राइबल चीफ मिनिस्टर इस देश के सबसे अच्छे चीफ मिनिस्टर होंगे, क्योंकि वो संविधान और मानवतावाद के आधार पर चले। ट्राइबल चीफ मिनिस्टर देश के अंदर अच्छे चीफ मिनिस्टर होंगे क्योंकि उनका विचार और उनका आचार ये संवैधानिक और मानवतावादी। ट्राइबल गवर्नमेंट बनाना पड़ेगा और ट्राइबल स्टेट्स भी बनाना पड़ेगा। ट्राइबल स्टेट कैसे बनाना पड़ेगा? छत्तीसगढ़ बन गया, झारखंड बन गया और सोचना पड़ेगा कोरापुट है, तेलंगाना है, बस्तर है। बाउंड्रीज डिवाइड करते वक्त बाबा साहब ने स्मॉल स्टेट्स की बात कही। आज भारत में छोटे राज्यों की जरूरत है। अगर अमेरिका में 50 राज्य बन सकते हैं तो भारत के अंदर 50 राज्य क्यों नहीं बन सकते? ये बात जो है वो सवाल देश के अंदर में खड़ा हो गया। बाबा साहब ने कहा सेकंड कैपिटल की जरूरत है। हैदराबाद सिकंदराबाद को सेकंड कैपिटल बनाना पड़ेगा। हर काम के लिए दिल्ली जाना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अगर हमारे मानव अधिकारों का उल्लंघन हो जाए तो केरला के आदमी को 2.5 दिन जाना पड़ता है रिट पिटीशन फाइल करने के लिए और हर डेट पे खुद के मानव अधिकारों के प्रोटेक्शन के लिए। क्यों? अगर भारत में सेकंड कैपिटल बन गया हैदराबाद में तो सुप्रीम कोर्ट वहां नहीं बैठ सकता। साथ साथ में 4 बेंचेस क्या देश में उनकी नहीं बनाई जा सकती? क्या पार्लियामेंट और सेक्रेटेरिएट का फंक्शनिंग सेकंड कैपिटल से नहीं हो सकता? भारत में छोटे राज्य और सेकंड कैपिटल बनाने का समय आ गया और छोटे राज्य जब बनाए जाए और उसका प्रॉपर बाउंड्री अगर निकाली जाए तो मैं दावे से कहता हूं कि भारत के अंदर 5 से 6 ऐसे राज्य बनेंगे जो एक्सक्लूसिवली आदिवासी राज्य होंगे। और आदिवासी सरकार और आदिवासी राज्य अगर प्रस्तापित हो जाए और हमारे संस्कृति का अगर हम जतन कर ले तो मैं दावे से कहता हूं कि आदिवासी को गैर आदिवासी बनाने का जो ब्राह्मणवादी षड्यंत्र है उसको हम बहुत जल्दी डिफीट कर सकते हैं। और ये काम जो है संघ एम्बस जो है वो ट्राइबल्स को लेकर बड़े पैमाने पे कर रहा है। और मुझे खुशी है इस बात की कि सबसे ज्यादा ट्राइबल ऑर्गेनाइजर्स और कैडर्स आज संघ एम्बस में आए। तो इस बात की मुझे खुशी है कि मैं आदिवासियों के मुक्ति के ऊपर कार्य कर रहा हूं। ये ट्राइबल स्पेसिफिक बात। साथियों, आदिवासियों के साथ भारत के अंदर ये जो तमाम समस्याएं हो रही है वो इसलिए हो रही है क्योंकि भारत के अंदर ब्राह्मणिज्म है, जातीय पूंजीवाद है। और इसलिए हमारा जो संविधान कहता है, क्या कहता है संविधान? 4 स्वर्णिम सिद्धांत है जो दुनिया के किसी संविधान में एक साथ नहीं है और इसलिए इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ट है वर्ल्ड में। 4 स्वर्णिम सिद्धांत, द गोल्डन प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमैनिटी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। क्या? समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय। 4 स्वर्णिम सिद्धांत, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय। इसके आधार पर भारत के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक व्यवस्था की पुनर्रचना करने की जरूरत है। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द इंडियन सोसाइटी एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया।
on the basis of equality, liberty, fraternity, justice and humanism. जब तक भारत के समाज को हम मानवतावादी लोकतांत्रिक समाज नहीं बनाते, जब तक भारत को नया भारत, प्रबुद्ध भारत नहीं बनाते, जिस प्रबुद्ध भारत में गोंडवाना लैंड भी होगी, जिस प्रबुद्ध भारत में बहुजन इंडिया भी होगा, जिस प्रबुद्ध इंडिया में मूल निवासी इंडिया भी होगा, गोंडवाना इंडिया भी होगा, जब तक हम भारत के समाज को समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय और मानवतावाद के आधार पर एक मानवतावादी लोकतांत्रिक समाज नहीं बनाते और भारत को नया भारत, प्रबुद्ध भारत नहीं बनाते, तब तक भारत से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती. प्लीज अंडरस्टैंड दिस. वी आर नॉट ओनली फाइटिंग अगेंस्ट एन इज्म, वी आर फाइटिंग ऑल्सो अगेंस्ट एन ऑर्डर. हम केवल किसी इज्म या विचार से ही फाइट नहीं कर रहे, हमारी फाइट उस इज्म के आधार पर एक ऑर्डर बन गया है, उस ऑर्डर के साथ फाइट है. क्या वो ऑर्डर है? ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर, BSO. हम उसको कहते हैं BSO, ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर. भारत का संविधान समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय और मानवतावाद की बात करता है. ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर इनको नकार कर केवल त्रैवर्णियों की सुपीरियरिटी और पावर को मेंटेन करना चाहता है. और यही वो कारण है कि आज भारत में रिजर्वेशन को समाप्त करने के लिए प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है. मार्क लैंडर, जिनका रिजर्वेशन पे सबसे स्टैंडर्ड रिसर्च है, उन्होंने एक नया डेटा भी रिलीज किया कि जब मनमोहन मॉन्टेक मॉडल भारत में आया, उसके पहले 1991 में भारत के हर 1000 SC/ST के फैमिली से 34 फैमिलीज जो है वो रिजर्वेशन से गवर्नमेंट सर्विसेज में थे, PSUs में थे. लेकिन 20 साल के मनमोहन मॉन्टेक मॉडल के आर्थिक सुधारों के बाद आज गवर्नमेंट सेक्टर और PSUs में 1000 परिवारों के केवल 9 परिवार के लोग गवर्नमेंट सर्विस में रह गए, SC/ST के. और OBC की मैं बात ना करूं तो अच्छा है, क्योंकि मंडल को लागू होते होते 92 हुआ. बाबा साहब ने 16(4) में OBC रिजर्वेशन का प्रोविजन किया. बाबा साहब अंबेडकर ने 16(4) जो लिखा, रिजर्वेशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स. 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ, या टू बी मोर प्रिसाइज 21 फरवरी 1948 को जब ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहब अंबेडकर ने टेबल किया, 21 फरवरी 1948 के पहले OBC नाम की कोई चीज देश में नहीं थी. इस देश में था केवल शूद्र. और इसलिए मुझे किसी ने पूछा कि सर OBC के फादर कौन है. मैंने कहा मेरे OBC फ्रेंड को, यार आप OBC मेरे दोस्त हो, आपको नहीं मालूम आपका फादर क्या कौन है? तो ने कहे सर नहीं मालूम. तो मैंने कहा जिस बच्चे को अपने माता पिता का पता नहीं होता, वो बच्चा लावारिस हो जाता है और उसका हिस्ट्री में क्या होगा नहीं होगा इसका पता नहीं होता. और मुझे फक्र है इस बात को बोलने की कि OBC के अगर कोई फादर है तो वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर. इस बात को मैं समझ. फिर मेरे दोस्त ने पूछा मुझे, सर फुले कौन है फिर हमारे? तो मैंने कहा फुले इज योर ग्रेट ग्रैंड फादर. बाबा साहब अम्बेडकर इज योर फादर एंड फुले इज योर ग्रेट ग्रैंडफादर. और इसलिए OBC को अगर अपने पिता और दादा की पहचान नहीं होगी तो मुझे बड़े दुख से कहना पड़ता है कि इसमें रामदेव बाबा जैसे और लालू प्रसाद और मुलायम सिंह यादव जैसे नासमझ लोग ही पैदा होंगे. इस बात को मुझे जो है बड़े दुख से कहना पड़ता है. इसलिए फादर को समझो. अगर फादर को नहीं समझोगे तो गड़बड़ हो जाएगी. फादर बाबा साहब अम्बेडकर है. मनु ने शूद्र बनाया, वेदों ने शूद्र बनाया, गीता ने शूद्र बनाया, हमको नागरिक बनाया, इंसान बनाया, OBC बनाया डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने. इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हमारे पिता का. समझना होगा इस बात को. क्या कर रहा है मोदी उधर BJP RSS से? अरे अगर OBC है वो आ जाओ, मेरे पास आओ, अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया में, नहीं तो मायावती के पास जाओ और फिर देख लो देश के अंदर OBC, दलित और आदिवासी मिलके क्या कर सकते हैं. वो मोदी क्या कर रहा है BJP और RSS के अंदर. सिर्फ बोलने के लिए मैं पिछड़ा हूं,
नहीं, उसको फादर नहीं मालूम। वो अपना फादर पटेल को समझ रहा है, विवेकानंद को समझ रहा है, गांधी को समझ रहा है। जिन लोगों ने हमें गुलाम बनाया उनको हम अपना फादर समझ रहे हैं। ये मानसिक गुलामी से निकलना होगा। तो ओबीसी की मैं बात नहीं कर रहा हूं। सेंट्रल सर्विसेज में आज भी 5% ओबीसी ऑफिसर्स नहीं है, ग्रुप ए और ग्रुप बी में। डेटा उठाकर देख लो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग एंड ग्रीवेंसेस का 5% भी IAS IPS में ग्रुप ए और ग्रुप में ओबीसी के ऑफिसर्स आज तक नहीं है। क्यों? बाबा साहब ने 16(4) में लिखा, बाबा साहब ने रिजाइन किया हिंदू कोड बिल के समय में कि ओबीसी रिजर्वेशन लागू होना चाहिए, कमीशन बैठना चाहिए। 340 में मैंने लिखा है, लेकिन नेहरू ने वो नहीं बनाया। काका कालेलकर ने रिपोर्ट दी, रिपोर्ट के 21 पेज के लेटर में लिख दिया। क्या लिखा कि सर्विस इज नॉट फॉर द सर्वेंट्स, नौकरियां नौकरों के लिए नहीं होती है, और इसलिए मैं ओबीसी को सेपरेट जो 16(4) के अंदर रिजर्वेशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में देने के फेवर में नहीं हूं, वो राज्यों पे छोड़ दो। नेहरू आप देखो इसको क्या करना है। ये काका कालेलकर कमीशन के 21 पेज का इंट्रोडक्शन है उस रिपोर्ट के साथ जो काका कालेलकर ने दिया। तो जातीय और जातीय पूंजीवाद को ये जो ऑर्डर है, इसलिए रिजर्वेशन को समाप्त करने के लिए प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। ओबीसी के पास जमीन है, उसको निकालकर स्पेशल इकोनॉमिक जोन में दिया जा रहा है। आदिवासी को जमीन से बेदखल किया जा रहा है। हमको पार्लियामेंट और असेंबली में एंटर नहीं होने दिया जा रहा है। अरे सादा टेलीविजन वाला SC ST OBC के व्यक्ति को टेलीविजन पर नहीं बुलाता। नई तरह की अस्पृश्यता आ गई है इस देश के अंदर में। नेशनल डिबेट के ऊपर कोई भी समस्या पे नेशनल डिबेट हो, कौन बैठेंगे? एरियल और एंटीना। इनको ज्यादा अकल आ गई, सब चीज में ज्यादा अकल ये एरियल और एंटीना को। अरे जिन लोगों ने सुई का भी इन्वेंशन नहीं किया वो कहते मेरिट होना चाहिए। जब भी रिजर्वेशन की बात आती है कहते मेरिट होना चाहिए। मैं कहता हूं मेरिट माय फुट, मेरिट माय फुट। अरे आप इतने विद्वान हो तो दुनिया के 200 यूनिवर्सिटी में आपकी एक भी यूनिवर्सिटी क्यों नहीं, और 700 नोबेल प्राइज में आपको एक भी नोबेल प्राइज अपने बलबूते पे क्यों नहीं मिला? ये सवाल मैं देश के त्रैवर्णिकों से पूछना चाहता हूं। और अगर आपके पास इतना मेरिट है, ये एरियल और एंटीना वालों को बोल रहा हूं, जहां भी बैठे होंगे सुन लो। ज्यादा देर नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि फिर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर्स का इश्यू आ जाएगा। लेकिन आज 14 अप्रैल है, इसमें थोड़ा रिलैक्सेशन ले लेता हूँ 15-20 मिनट। एरियल और एंटीना वालों को बोल रहा हूँ, भागवत एंड कंपनी को बोल रहा हूँ, अडवाणी एंड कंपनी को बोल रहा हूँ, राहुल बाबा एंड कंपनी को बोल रहा हूँ कि अगर आप समझते हो कि आपके अंदर बहुत अकल है तो आधे घंटे के लिए विजय मान करके आगे राहुल गांधी, जेटली को और जितने भी लोग हैं उनको ला लो, अम्बेडकर लोगों से डिस्कस करा लो टेलीविजन के आगे, और पूरे देश और दुनिया को फैसला कर लेने दो कि इस देश में और दुनिया में सबसे इंटेलिजेंट। टेलीविजन पे डिबेट होता है, कैमरा नहीं दिखाता है, डर लगता है। अरे टेलीविजन पे बोल दिया तो गांधी जी को तो कपड़ा उतारने में फिर भी समय लगा, हमारा तो बना बना एक दिन में उतर जाएगा। डरते इसलिए टेलीविजन पे नहीं दिखाते। मैं ओपनली चैलेंज कर रहा हूं इन लोगों को, लाओ जेटली को मेरे आगे, लाओ राहुल गांधी को, लाओ सुषमा स्वराज को, लाओ जिसको लाना उसको लाओ इस देश के। अरे बाबा साहब अम्बेडकर दुनिया के वो महान विद्वान हैं जिन्होंने भारत को नहीं पूरे दुनिया को नया रास्ता दिया, इसलिए दुनिया के सबसे विद्वान लोग जो है वो अम्बेडकर है। क्या बात करते हो? कहाँ गांधी को मानता है? कौन मानता है गांधी को? चले जाओ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, साइमन फ्रेजर लाइब्रेरी कनाडा में आपको गांधी और नेहरू का फोटो या पोर्ट्रेट नहीं मिलेगा या स्टेचू नहीं मिलेगा। बाबा साहब अम्बेडकर के स्टेचू और पोर्ट्रेट मिलेंगे वहां। गांधी को तो दुनिया में कुत्ता भी नहीं पूछता। समझ रहे हो? कौन मानता है गांधी और नेहरू को? कौन मानता है? कोई नहीं मानता है। क्या थॉट है? गांधी एज इज द डार्क एज ऑफ इंडिया। तो साथियों, ये ऑर्डर के खिलाफ हमारी लड़ाई है, BSO के खिलाफ। ये ऑर्डर को समाप्त करना पड़ेगा, और इसीलिए ब्राह्मणिज्म क्या है इसको समझिए, और ये समझने की जरूरत है। बहुजन
आंदोलन के लोगों को स्पेशली समझने की जरूरत है। बहुत कंफ्यूजन हुआ दलित आंदोलन बहुजन आंदोलन के अंदर में। क्या ब्राह्मणिज्म है, आप समझो। ब्राह्मणिज्म को लड़ना है, ब्राह्मणिज्म को डिफीट करना है तो समझ लो व्हाट इज ब्राह्मणिज्म। ब्राह्मणिज्म इज इक्वल टू कास्ट and caste capitalism plus adharma is equal to Brahmanism. What is Brahmanism? Brahmanism simple formula बताता हूँ, is equal to caste and caste capitalism plus adharma is equal to Brahmanism. यानी ब्राह्मणवाद क्या है? जाति और जातीय पूंजीवाद और अधर्म यानी ब्राह्मणवाद है। तो अगर ब्राह्मणिज्म को हमें डिफीट करना है तो ये तीनों चीजों को समाप्त करना पड़ेगा। ये कोई व्यक्ति के खिलाफ लड़ाई नहीं, ये एक विचारधारा और व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई है। इसलिए जब तक हम एनालिसिस ऑफ कास्ट नहीं करते, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा जाति पाति का भी विनाश करना होगा, ये समरसता क्या है? हमको समरसता नहीं चाहिए, हमें समानता चाहिए इस देश के अंदर। समरसता से जाति का भी विनाश नहीं होगा, हमें समानता चाहिए। एनालिसिस ऑफ कास्ट करना होगा, एनालिसिस ऑफ कास्ट करना होगा, तब जाति का बीज नाश होगा देश के अंदर। जातीय पूंजीवाद को अगर समाप्त करना है तो ये उत्पादन और वितरण के जो साधन ये त्रिवर्णिकों के हाथ में इन्होंने ले लिए। चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो कंपनीज हो, चाहे वो बिजनेसेस हो, चाहे टेलीविजन मीडिया हो, देश के तमाम उत्पादन और वितरण के साधन और संसाधन ये इस देश के जो त्रिवर्णिक कम्युनिटीज है, 8-10% जो कम्युनिटीज है, उन्होंने अपने हाथ में लिए। शिक्षा, शासन और भागीदारी में अगड़े और पिछड़ों के बीच में जो विषमता हो गई, उस विषमता को समाप्त करना होगा। और इस विषमता को समाप्त करने के लिए भारत के संविधान में सामाजिक और आर्थिक न्याय की जो नीति है और उसके साथ जो हमने अम्बेडकरवाद की नीति को बनाया है, ये दोनों को इस देश में लागू करना होगा। तब जाके अगड़े और पिछड़ों के बीच की विषमता को जो है वो समाप्त होगी और जातीय पूंजीवाद समाप्त होगा। इसके लिए हमको अम्बेडकराइट अर्थशास्त्र को देश में लागू करना पड़ेगा, अम्बेडकराइट अर्थशास्त्र को लागू करना पड़ेगा, अम्बेडकरिज्म की नीति को लागू करना पड़ेगा। भारत के संविधान में सामाजिक और आर्थिक न्याय जो है उनको पूर्णतः लागू करना पड़ेगा। ये दूसरा काम हमको करना पड़ेगा, इसको ठीक से समझने की जरूरत है, तब जातीय पूंजीवाद समाप्त होगा। ये दूसरी बात। तीसरी बात, कौन सी तीसरी बात है? अधर्म। सब तरीके इस देश में स्कूल से ज्यादा मंदिर हो गए, डेटा है स्कूल से ज्यादा मंदिर हो गए। किस लिए जरूरत है? नहीं, आप रिलीजन फॉलो करो, हर एक को अधिकार है, संविधान ने राइट दिया। मैं नहीं कहता हूं कि किसी ने नहीं करना चाहिए, करो, लेकिन सरकारी जमीन पर मंदिर। रामदेव बाबा कहते हैं फॉरेन के पैसे को अंदर लाओ इंडिया में। मैं कहता हूं बहुत अच्छा है, फॉरेन के पैसे को इंडिया में लाओ, लेकिन इंडिया के अंदर जो पैसा है उस पे जो नाग कुंडली मारकर बैठा है उसका क्या? इंडिया के अंदर जो पैसा है उसमें नाग कुंडली मारकर बैठा है उसका क्या? और इसलिए मैं रामदेव बाबा को कहा दूसरी बात कि रामदेव बाबा आप कहते हैं कि फॉरेन का ब्लैक मनी इंडिया में आना चाहिए, हम भी कहते हैं फॉरेन का ब्लैक मनी इंडिया में आना चाहिए, लेकिन ये देश के मंदिरों में जो 100 लाख करोड़ की संपत्ति है उसका राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं इस देश में कर दिया जाना चाहिए? और वो पैसे का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास के लिए और सामाजिक सुरक्षा के लिए क्यों नहीं होना चाहिए? वाई, क्या उपयोग है उस पैसे का? इस देश में अधर्म की बात होती है। बाबा साहब अम्बेडकर ने इसलिए मानवतावादी, समतावादी और कल्याणवादी और बुद्धिवादी बुद्ध के धर्म को स्वीकारा, जो बुद्ध का धर्म बेसिकली आदिवासी धर्म है। उस धर्म को बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है आज की दुनिया और आगे की दुनिया बनाने के लिए नए कंटेक्स्ट में बुद्ध के धर्म को दिया। और मैं समझता हूं कि आज नहीं कल पूरे भारत और दुनिया के लोगों को सोचना पड़ेगा कि अगर दुनिया का कल्याण करना है, दुनिया का उद्धार करना है, तो बुद्ध के धर्म की जरूरत है। उस धर्म को हमें छोड़ना होगा जिसने हमें इंसान नहीं बनने दिया, जिसने हमें जानवरों से भी बदतर रखा, जिसने हमें जंगलों में रखा, गांव के बाहर रखा, शूद्र बनाया, जिस
जिसने महिलाओं का उपयोग करना सिखाया, ऐसे अधर्म को हमें त्यागना होगा और मानवतावादी, विज्ञानवादी, कल्याणवादी धर्म को स्वीकारना होगा। जब ये तीन काम करेंगे तब जाके ब्राह्मणिज्म डिफीट होगा, और ये काम केवल अंबेडकरिज्म से हो सकता है। इसको समझने की जरूरत है। इसलिए केवल राजनीतिक सत्ता से ये बात नहीं होगी। मायावती जी से कहना चाहता हूं, केवल राजनीतिक सत्ता से ये बात नहीं होगी। राजनीतिक सत्ता जरूरी है, लेकिन राजनीतिक सत्ता से सब काम नहीं होगा। राजनीतिक क्रांति के साथ साथ और राजनीतिक क्रांति से थोड़ा पहले सामाजिक और धार्मिक क्रांति को लाने का समय देश में आ गया है। सामाजिक और धार्मिक क्रांति के साथ साथ आर्थिक क्रांति और राजनीतिक क्रांति, अगर ये चार क्रांतियों को साथ में ला लिया जाए तो मायावती जी को इतनी मेहनत उत्तर प्रदेश में नहीं करना पड़ेगा। मैं कहता हूं कि अगर ये काम कर लिया जाए तो 5-10 साल के अंदर इंडिया चेंज हो सकता है। इतनी जो है वो गुफ्तगू करने की और दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसलिए ठीक तरह से समझो। 8 कारण है अम्बेडकरिज्म। क्या 8 कारण है? 8 ऑपरेशन। 8 ऑपरेशन है अम्बेडकरिज्म। क्या 8 ऑपरेशन है? समाज कारण, धम्म कारण, राजकारण, अर्थ कारण। अच्छे से समझ लो। समाज कारण, धम्म कारण, राजकारण, अर्थ कारण, विज्ञान कारण, तंत्र विज्ञान कारण, राष्ट्र कारण, विश्व कारण। विज्ञान कारण, तंत्र विज्ञान कारण, राष्ट्र कारण, विश्व कारण। 8 कारण मिला के अम्बेडकरिज्म बनता है। अम्बेडकरिज्म ये मानवतावाद की नई क्रांतिकारी विचारधारा है। अम्बेडकरिज्म को एक फॉर्मूले में समझाऊं तो समता प्लस स्वतंत्रता प्लस बंधुता प्लस न्याय प्लस मानवतावाद इज इक्वल टू अम्बेडकरिज्म। इक्वालिटी प्लस लिबर्टी प्लस फ्रैटर्निटी प्लस जस्टिस प्लस ह्यूमैनिज्म इज इक्वल टू अम्बेडकरिज्म। अम्बेडकरिज्म इज अ न्यू रिवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी ऑफ ह्यूमैनिज्म। ये मानवतावाद की वो विचारधारा नहीं जो हमारे संत गुरु बोले कि नहीं ईश्वर के आंखों में सब समान है। नहीं, ये समानता इस धरती पर प्रस्तापित होनी चाहिए और इसी जन्म में प्रस्तापित होनी चाहिए। और जो जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्थाएं विषमता को और मानवता को लाती है, मानवता को नकारती है, विषमता को लाती है, इंसान को गिराती है, वो तमाम व्यवस्थाओं को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, डिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा और उसके जगह अम्बेडकरिज्म के आधार पे नई व्यवस्था को रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। ये अम्बेडकराइट रेवोल्यूशन की प्रोसेस है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ अम्बेडकराइट रेवोल्यूशन। We are not discussing the problem. We are discussing about the solution. We are not discussing about the problem. We are discussing about the solution. और इसलिए 5 लक्ष्य अम्बेडकरिज्म के और 5 मूवमेंट्स हमें चलानी पड़ेगी। लेकिन शॉर्ट में अगर मैं कहूं, अपनी बात को समाप्ति की तरफ ले जाते हुए शॉर्ट में अगर मैं कहूं तो अम्बेडकराइट क्रांति के 2 प्रमुख कार्य अम्बेडकराइट क्रांति। भारत को नई क्रांति की जरूरत है, अम्बेडकराइट क्रांति की जरूरत है, ब्लू रेवोल्यूशन की जरूरत है। भारत में रेड रेवोल्यूशन से काम नहीं चलेगा, ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं ला सकता और भगवा रेवोल्यूशन नहीं, काउंटर रेवोल्यूशन है। भगवा काउंटर रेवोल्यूशन है, ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं ला सकता। रेड रेवोल्यूशन से इंडिया का कास्ट और अधर्म समाप्त नहीं होगी। इसलिए भारत को और पूरी दुनिया को एक नए रेवोल्यूशन की जरूरत है। मैं उस रेवोल्यूशन को ब्लू रेवोल्यूशन कहता हूं, नीली क्रांति। नीली क्रांति की जरूरत है और ये नीले की ताकत बहुत बड़ी है, इसको कोई नहीं जानता। ये नीले की ताकत को कोई नहीं जानता। अरे ये भगवा कितना भी ऊंचा हो जाए ना, आसमान हरदम नीला रहता है, उसके नीचे रहना पड़ता है। ये भगवा लाल पीला हरा कितना भी बड़ा हो जाए, आसमान नीला है, उस नीले के नीचे रहना पड़ता है। और आप कितने भी बड़े हो जाओ,
समुंदर, नीला समुंदर सबको समा जाता है, इसलिए नीले की ताकत जो है वो दुनिया में सबसे बड़ी होती है, इसको ध्यान में रखो। इसलिए ये नीले को मारने वाले लोग किसी को डरते नहीं है। मैं पूरा ऑल इंडिया घूमता हूँ, केरला, तमिलनाडु से लेकर राजस्थान, अभी यूपी झारखंड तक जाता हूँ, हर जगह जाता हूँ और मुझे किसी चीज का डर नहीं है, मरने का भी डर नहीं है, क्योंकि मैं ये बात जानता हूँ कि जो इंसानियत का अच्छा करेगा उसको दुनिया में कोई मार नहीं सकता, ये बात मैं जानता हूँ। और बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात हमको सिखाई है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि 100 दिन भेड़ियों का जीने से बदतर है एक दिन शेर का जिया जाए, क्योंकि बलि बकरियों की दी जाती है शेरों की। तो इसलिए हम अम्बेडकराइट लोग हैं, हम किसी को डरते नहीं है। इसलिए मैं ये भागवत एंड कंपनी, मोदी एंड कंपनी, अडवाणी एंड कंपनी, राहुल एंड केजरीवाल एंड कंपनी, रामदेव बाबा एंड हिज आसाराम बापू कंपनी, इन सब लोगों को जो है वो बोलता हूँ कि भाई आप आओ हमारे साथ में, हम किसी को डरते नहीं, हम सारे इंसानियत का कल्याण करने जा रहे हैं। अरे हम तो दुश्मन से भी नफरत नहीं करते, हम तो दुश्मन से भी प्यार करना सिखाया। 10 दिशा में ये बुद्ध की मैत्री की प्रिंसिपल है। तो हम तो सबके इंसानियत का कल्याण करना चाहते हैं, इसलिए हमको किसी से डर नहीं। तो काम करना पड़ेगा, अम्बेडकराइट क्रांति लाना है। क्या करना पड़ेगा? अच्छे से सीखो, अच्छे से समझो। एक जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लक्ष्य दिया, 3 चीजें बलवंत विश्राम जी ने बताई, हमारे कार्यान्वयन संघ के ऑर्गेनाइजर ने, कि 3 अचीवमेंट है बाबा साहब के आंदोलन के। क्या अचीवमेंट? हम 60 साल हो गए बाबा साहब के, 2016 में 60 साल हो जाएंगे महापरिनिर्वाण। रिपब्लिकन आंदोलन, दलित आंदोलन, बहुजन आंदोलन, कुछ अच्छा कंट्रीब्यूशन होगा, लेकिन अचीवमेंट कुछ नहीं है। क्यों? अचीवमेंट मैटर, परिवर्तन अचीवमेंट से आएगा। और बाबा साहब ने दुनिया की सबसे बड़ी महानतम मानवतावादी क्रांति लाई केवल 36 सालों में। 3 चीजों को प्राप्त किया। कौन से 3 चीजों को प्राप्त किया? एक, भारत का संविधान। भारत में कभी भी संवैधानिक लोकतंत्र नहीं था। भारत 26 जनवरी 1950 के पहले जो भी भारत रहा हो, लेकिन संवैधानिक भारत नहीं था। संवैधानिक भारत बनाया बाबा साहब अम्बेडकर ने 26 जनवरी 1950 को। इसलिए गांधी जी किस राष्ट्र के पिता है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन संवैधानिक भारत के राष्ट्रपिता ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है, इसको मैं समझने की जरूरत। संविधान धम्म यानी जीवन जीने का मार्ग, दुनिया से दुख निवारण का मार्ग, नई दुनिया बनाने का मार्ग। ये सेकंड अचीवमेंट है बाबा साहब का। और तीसरा अचीवमेंट है फिलॉसफी एंड आइडियोलॉजी ऑफ अम्बेडकर, अम्बेडकरवाद की विचारधारा, तत्व ज्ञान और नीति। तो ये 3 अचीवमेंट है। तो अम्बेडकराइट क्रांति अगर हमें लाना है तो 2 काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हमें भारत को बोधमय बनाना पड़ेगा। अब समय आ गया है कि सब लोग अपने विवेक से सोचे, प्रज्ञा से सोचे, और एक डिसीजन इस देश के लोगों को लेना ही पड़ेगा कि जिस धर्म ने हमें इंसान बनने से नकारा, हमें इंसान मानने से नकारा, वो धर्म हमारा कैसे हो सकता है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बुद्ध का धम्म दिया, उस धम्म को आज नहीं कल हमें अपने प्रज्ञा और विवेक से स्वीकारना ही होगा। वो समय जो है वो देश में आएगा और संघ बस वो काम करने वाला है। सोचे समझे, बाद में डिसाइड करें, लेकिन करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो शूद्र बन के रहना पड़ेगा। शूद्र का मतलब होता है पांव के नीचे रहो, अपमानित रहो, गुलाम रहो, आपको कोई डिग्निटी राइट्स नहीं है। सोचना पड़ेगा। हर एक इंसान को सोचना पड़ेगा। जिसको इंसानियत चाहिए, जिसको मान सम्मान चाहिए, गरिमा चाहिए, जिसको अपना डेवलपमेंट चाहिए, उसको सोचना पड़ेगा। आज नहीं कल सोचना पड़ेगा, इसके अलावा रास्ता नहीं। दूसरा, अम्बेडकराइट गवर्नमेंट बनाकर अम्बेडकराइट क्रांति का दूसरा काम करना होगा। अम्बेडकराइट गवर्नमेंट बनाकर इस पॉलिसी ऑफ अम्बेडकरिज्म को पूरी तरह लागू करना पड़ेगा। जहां धर्मांतरण से मानसिक परिवर्तन आएगा, वहीं अम्बेडकरिज्म की नीति को लागू करने से व्यवस्था परिवर्तन आएगा। एक तरफ
तरफ इंडिया का माइंड चेंज होगा, दूसरी तरफ इंडिया की व्यवस्था चेंज होगी, डीएसओ डिस्ट्रॉय होगा और एनएसओ यानी न्यू सोशल ऑर्डर अम्बेडकरिज्म के आधार पर प्रस्तापित होगा और इस तरह एक प्रबुद्ध इंडिया, न्यू इंडिया का जो है वो निर्माण होगा। ये काम हमें अम्बेडकराइट रेवोल्यूशन के माध्यम से करना होगा। और इसके आगे जाकर महत्वपूर्ण बात, इसके आगे जाकर प्रबुद्ध भारत से आगे न्यू वर्ल्ड। बाबा साहब अम्बेडकर पहले फिलोसोफर है दुनिया के, पहले फिलोसोफर है, पहले थिंकर है, पहले रेवोल्यूशनरी है, जिन्होंने भारत के आगे जाकर, भारत के बहुजन समाज से आगे जाकर, भारतीयों के प्रॉब्लम से आगे जाकर दुनिया के आगे ये मार्ग रखा कि हम आधुनिक दुनिया और आधुनिक दुनिया से आगे नई दुनिया कैसे बना सकते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय पहले पॉलिटिकल थिंकर है दुनिया के। जॉन रॉल्स के 30 साल पहले बाबा साहब अम्बेडकर ने यह कहा, सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय में, जिस समय गांधी जी इस वॉर में पार्टिसिपेट नहीं होना चाहते थे, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि अगर हिटलर जीत गया, डिक्टेटरशिप जीत गई, तो डेमोक्रेसी का विनाश हो जाएगा दुनिया से। और इसलिए गांधी और कांग्रेस अगर हिटलर से लड़ने के लिए तैयार नहीं तो कोई हर्ज नहीं, हम देश के दलित हिटलर से लड़ने के लिए जर्मनी के बॉर्डर पर जाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि डेमोक्रेसी जिंदा रहे और डिक्टेटरशिप समाप्त हो। और उस समय में महार रेजिमेंट का एस्टैब्लिशमेंट हुआ, ये हिस्ट्री है। एक तरफ गांधी और कांग्रेस को ये कह रहे हैं, दूसरे तरफ अंग्रेजों को और अमेरिकन लोगों को और जापानीज लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर ये कह रहे हैं कि आप ये मत समझ लो कि इस लड़ाई में आप जीत लिए, यानी आप दुनिया में जो भी चाहो वो कर सकोगे। नहीं, अगर ये लड़ाई, अगर सत्य की लड़ाई होना है तो फिर ये प्री कंडीशन होना चाहिए कि इसके आगे की जो आधुनिक दुनिया बनेगी वो आधुनिक दुनिया न्याय के आधार पर बनाई जानी चाहिए, जस्टिस के आधार पर बनाई जानी चाहिए। ये पॉलिटिकल थॉट, ये फिलॉसफी देने वाले दुनिया में पहले थिंकर जो है वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है। इसको हमें समझने की जरूरत है। और आधुनिक जगत के आगे जाकर नई दुनिया, जिस नई दुनिया में मनुष्यता के दुख का निवारण हो, मनुष्यता के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ये रास्ता भी बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। तो आधुनिक दुनिया और नई दुनिया जस्टिस के आधार पर और अम्बेडकरिज्म के आधार पर, दम के आधार पर कैसे बन सकती है, इसका विचार और इसका मार्ग बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। इसलिए हमें जहां भारत को प्रबुद्ध बनाना है, वही भारत से आगे जाकर दुनिया को प्रबुद्ध बनाना है और नीले आसमान के नीचे नीली दुनिया को बसाना है। ये महान अम्बेडकराइट क्रांति का कार्य है, अम्बेडकरिज्म को सक्सेस करने का कार्य है, जिसे हमें करना होगा। और ये करने के लिए शॉर्ट में अपनी बात बताकर समाप्त करता हूँ। 4 एक्शन करना होगा। क्या करना होगा? 4 एक्शन। हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं, एक्शन करना होगा। डिस्कशन से बात नहीं चलेगी, डिस्कशन करो जितना चाहे, लेकिन एक्शन अगर नहीं होगी, अगर हम सोचेंगे यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो होने वाला नहीं। जब भी भारत में कोई प्रॉब्लम आएगी तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं ऊपर से जन्म लेने वाला हूं। अगर गरीबी आ जाए कुछ मत करो, मैं आने वाला हूँ। अशिक्षा हो जाए कुछ मत करो, मैं आने वाला हूँ। सूखा आ जाए, भूखमरी आ जाए, कुछ मत करो, मैं ऊपर से आने वाला हूँ। कौन कहता है? कृष्ण कह रहे। किसमें कह रहे? गीता में कह रहे कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं आने वाला हूँ। अब दुनिया की एक भी ऐसी समस्या नहीं जो भारत में नहीं है। दुनिया में गरीबी है, दुनिया के सबसे ज्यादा गरीब भारत में है। दुनिया में असाक्षरता है, सबसे ज्यादा असाक्षर भारत में है। एक सर्वे पिछले बार हुआ था, दुनिया में एड्स है, ऐसा कहा गया कि परसेंटेज टर्म्स में जितने देशों में एड्स है उसमें इंडिया में एड्स सबसे ज्यादा है। यानी दुनिया की कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जो भारत में नहीं है। फिर भी हम राह देख रहे हैं, अभी तक डिलीवरी नहीं हो रही। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति
भारत आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं ऊपर से जन्म लेने वाला हूं। अरे अगर भारत को भाग्यवादी बनाया और भारत को पीछा किसी ने रखा तो वो कृष्ण की गीता ने रखा है। लेकिन बुद्ध वो पहले महामानव है जिन्होंने कहा अतो ही अतनो नाथो अतो ही अतनो गति अत दीप भव, बी योर ओन मास्टर्स। खुद के खुद मास्टर बनो, खुद का डिसीजन खुद लो और खुद को बदलो, दुनिया को बदलो। ये रास्ता बताने वाले बुद्ध जो है वो पहले महामानव। और इसलिए जब बुद्ध का धम्म देश में था तो भारत सोने की चिड़िया थी, और जब कृष्ण की गीता का इंडिया के अंदर में फैला हुआ शंकराचार्य की प्रतिक्रांति के बाद फिलॉसफी में, तब से इंडिया का डाउनफॉल हुआ। इस बात को समझो। तो यदा यदा ये होने वाला नहीं, हमको खुद करना पड़ेगा, अत्तदीप भव बनना पड़ेगा। तो 4 एक्शन करना पड़ेगा। कौन सी 4 एक्शंस करना पड़ेगा? टू बी वेरी प्रिसाइज, इन शॉर्ट, एक कॉन्स्टिट्यूशन, ह्यूमन राइट्स, लॉज एंड पॉलिसीज। भारत का संविधान को लागू करने के लिए एक्शन करना होगा। कैसे करेंगे? बलवंत जी ने बताया, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट से सबसे ज्यादा संविधान लागू होता है। यस, करेक्ट है। तो पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा, कल जुडिशरी में रिजर्वेशन लाना पड़ेगा, ये भी बात है। लेकिन जब तक हम पार्लियामेंट और जुडिशरी में नहीं जाते, तब तक पार्लियामेंट के बाहर रह के हम संविधान को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इसके ऊपर में हमको एक्शन डिजाइन करनी पड़ेगी। अभी इसके कई रास्ते, आरटीआई एक रास्ता बताया, पिटिशनिंग ऑफ द स्टेट है, पिटिशन विद द सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, कई रास्ते हैं। लेकिन 2 काम करना पड़ेगा। एक, भारत का संविधान जो बेस्ट है उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। दूसरा, भारत के संविधान में जो जो चीजें बाबा साहब अम्बेडकर लाना चाहते थे स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज में, जो सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों की बात है, कम्युनिटी अधिकारों की बात है, इंडिजिनियस राइट्स की बात है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने 24 मार्च 1947 को टेबल किया फंडामेंटल राइट सब कमेटी में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जो चीजें बाबा साहब अम्बेडकर संविधान में लाना चाहते थे, लेकिन नेहरू ने वो लाने नहीं दिया, पटेल ने लाने नहीं दिया। वो तमाम चीजों को भारत में लाना पड़ेगा। यानी 2 काम करना पड़ेगा। एक, भारत के संविधान को पूर्णतः लागू करना पड़ेगा, और दूसरा, भारत के संविधान का एक्सपेंशन करना पड़ेगा। ये काम करना पड़ेगा। दूसरा, धम्म दीक्षा। मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं कि आज नहीं कल हमको सोचना पड़ेगा कि किस तरह के मानवतावादी धम्म को हम स्वीकार करें। देश में धम्म को लाना पड़ेगा, बाबा साहब ने जो दिया उसको। और संघ एम्बेसी ने ऐसा निर्धार किया कि सब ठीक हुआ तो 2021 के सेंसस में ये भी आपको देखने को नजर आ जाएगा। और एक धम्म दीक्षा हमने ऑलरेडी उड़ीसा में कराई, अब दूसरी धम्म दीक्षा के लिए छत्तीसगढ़ के साथी तैयार हो रहे हैं। और जोरदार ताली मैं चाहता हूं कि उन लोगों के लिए हम बजाएं कि छत्तीसगढ़ के साथियों ने इस बात का संकल्प किया है कि वो भी धम्म के मार्ग पे आना चाहते हैं, खुद के विवेक से आ रहे हैं। तो उनके लिए हम जो भी करना चाहते हैं वो सब करेंगे, करना पड़ेगा इंडिया में। दूसरा, तीसरा क्या करना होगा? तीसरा करना होगा जन आंदोलन। जन आंदोलन 500 जिलों में, 20 राज्यों में एक साथ एक दिन संवैधानिक मार्ग से। अगर 500 लोग भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट के आगे खड़े हो जाए लीगल परमिशन लेके, 2.5 लाख लोग देश में एक ही दिन खड़े हो जाए, देश की कोई भी मीडिया, देश की कोई भी सरकार, कोई भी ब्राह्मणिकल फोर्सेस हमारी आवाज को देश में नहीं दबा सकती। इस तरह का जन आंदोलन भारत की अंदर में हमको ब्राह्मणिज्म की समस्या और अम्बेडकरिज्म के सोल्यूशन पर करना होगा। संघ एम्बस आज 15 से ऊपर राज्यों में 6.5 सालों में स्प्रेड हो चुका है और ये देश का सबसे बड़ा मूवमेंट और ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है। एक जन आंदोलन पिछले साल हमने किया 12 जून को, अब दूसरे जन आंदोलन, 2 जन आंदोलन 20 मई के बाद हम करने जा रहे हैं। एक चुनावी व्यवस्था को बदलने के लिए, ये चुनावी व्यवस्था माइनॉरिटी गवर्नमेंट को बनाती है। देश में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम को बदलना है, स्टेट इलेक्टोरल फंडिंग को लाना है, ईवीएम मशीन में वोटर स्लिप को लाना है और विप सिस्टम को बदलना है, एमपी एमएलए की संख्या को बदलना है, भारत की चुनावी व्यवस्था को बदलना है। इसके लिए एक जन आंदोलन 20 मई के बाद हम करेंगे और दूसरा जन आंदोलन भारत से जातीय और जातीय पूंजीवाद को समाप्त करने के लिए करेंगे। और ये दोनों जन आंदोलन
अगले मानसून के बारिश के पहले संघ एम्बस की विंग B2 K3 S2 और अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया करने जा रही है। उसकी तैयारी देश में कर लो, उसकी तैयारी कर लो। हम देखते हैं देश में कैसे गलत होता है, कौन रोकता है डेमोक्रेसी को और मानवता को। अब हम देखते हैं। मैं तो ओपनली चैलेंज कर रहा हूं आरएसएस को और कांग्रेस को कि आप इस देश में डेमोक्रेसी को और मानवतावाद को जो है वो नहीं रोक सकते। अब एम्बस आ गया है, अम्बेडकरिज्म को इस देश में कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। और हमने संकल्प किया है कि 2036 तक हम अम्बेडकरिज्म को पूर्णतः जो है वो सक्सेस करेंगे और भारत को प्रबुद्ध भारत बनाएंगे। मैं ओपनली चैलेंज कर रहा हूं लोगों को, मानवतावाद के आधार पे कर रहा हूं, डेमोक्रेसी के आधार पे कर रहा हूं, लड़ाई झगड़े के लिए नहीं। मानवतावाद से हो, डेमोक्रेसी से हो, जो भी हो इस देश में जन आंदोलन करना होगा। तीसरा, चौथा, अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स करना होगा, अम्बेडकराइट गवर्नमेंट को बनाना होगा। ये चौथा सोल्यूशन है। पहला सोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन, ह्यूमन राइट्स, लॉज एंड पॉलिसीज। दूसरा सोल्यूशन धम्म दीक्षा। तीसरा सोल्यूशन जन आंदोलन। चौथा सोल्यूशन जो है वो अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स। ये 4 मेजर एक्शन को हमें करना होगा। इसके लिए 500 जिलों में, 20 स्टेट में, हर जिले में, हर वार्ड में, हर ब्लॉक में संघ को एस्टैब्लिश करना होगा। 650 लोगों को आज तक हमने 13 बैचेस में ट्रेनिंग दिया। मैं खुद 10,000 ऑर्गेनाइजर इस देश में तैयार करूंगा और 10,000 ऑर्गेनाइजर 5 लाख कैडर इस देश में तैयार करेंगे और देश का सबसे बड़ा मूवमेंट और ऑर्गेनाइजेशन हम बनेंगे और इस अम्बेडकराइट रेवोल्यूशन को लाएंगे। ये काम नेशनल प्लान टू सक्सीड इन अम्बेडकरिज्म के तहत, डॉक्टर अंबेडकर प्लान के तहत ये काम हमें करना होगा। जो मूवमेंट के कॉन्स्टिट्यूशन है, ये काम करने के लिए संघ के ऑर्गेनाइजर्स, कैडर्स और सिंपथाइजर्स और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और बाकी स्टेट्स के जो साथी लोग आए हैं, आप लोग सब अपने आप को बड़े पैमाने पर प्रिपेयर कर ले। और मैं बड़े आत्मविश्वास के साथ, गारंटी के साथ ये कहता हूँ कि 21वीं सदी ये अम्बेडकरिज्म की होगी, 21वीं सदी अम्बेडकरिज्म की होगी। देश और दुनिया हमारी होगी, देश और दुनिया हमारी होगी। अब दुनिया को मार्ग नहीं है, मार्क्सिज्म नहीं कर सकता, कैपिटलिज्म नहीं कर सकता, केवल अम्बेडकरिज्म से ये चेंज आएगा। ओनली अम्बेडकरिज्म इज द फिलॉसफी एंड द वे फॉर द क्रिएशन ऑफ एन एनलाइटेंड वर्ल्ड। इन देयरफॉर दुनिया का जब इतिहास लिखा जाएगा तो अम्बेडकराइट लोगों का इतिहास स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा कि वो ये लोग थे जिन्होंने केवल अपना ही उद्धार नहीं किया, भारत का ही उद्धार नहीं किया, ये पूरे दुनिया के दुखी मानवों का उद्धार किया। दुनिया की जब हिस्ट्री लिखी जाएगी, अम्बेडकराइट लोगों का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। इसलिए जिसको अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में इतिहास में लिखाना है वो एम्बस के साथ आए, और जिसे अंधेरे हिस्ट्री में गुल होना है उसको जहां जाना है वो जाए। जिसे स्वर्ण अक्षरों से अपना इतिहास लिखाना है वो एम्बस में आए, अम्बेडकरिज्म के रास्ते पर आए। जिसको अंधेरे युग में जाना है वो जहां जाना चाहे वहां जाए। जिसको अगले जन्म में मुक्ति चाहिए, जिसको अगले जन्म में मुक्ति चाहिए वो राम और कृष्ण के पास जाए, और जिसे इस जन्म में मुक्ति चाहिए वो बुद्ध, फुले और बाबा साहब अम्बेडकर के पास आए, बुद्ध, फुले, बाबा साहब अम्बेडकर के पास आए। ये काम हमें करना है और ये काम हम करके रहेंगे। ऐसी बात को कहते हुए कि ये वैज्ञानिक मॉडल हमने बनाया एम्बस का, इसके आधार पर ये अम्बेडकराइट रेवोल्यूशन बहुत जल्दी आ जाएगा। इस काम को करने के लिए आप ट्रेनिंग लेकर ऑर्गेनाइजर बने, कैडर बने और बड़े पैमाने पर अम्बेडकरिज्म को हम स्प्रेड करके सक्सेस करेंगे। ये काम एक साइंटिफिक प्लान के तहत हम कर रहे हैं और ये सक्सेस होने वाला है। ऐसी बात कहते हुए जो 14 अप्रैल इस बार छोटे लेवल पर हुआ चुनाव के वजह से, उसकी कमी हम अगले 14 अप्रैल में भर के निकालेंगे और अगले साल का 14 अप्रैल ये बहुत बड़ा ग्रैंड इवेंट होगा, बहुत बड़ा सक्सेसफुल इवेंट होगा। इस संकल्प के साथ कि बाबा साहब की जयंती ये दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट हम बनाएंगे और उसका एक मॉडल हम दूसरे 2015 या 16 के 14 अप्रैल में बड़े पैमाने पर करेंगे। इसको आज जो हमारी थोड़ी सी कमी रह गई उसको हम पूरा करेंगे, लेकिन जिन्होंने भी 3 दिन 4 दिन में ये काम किया उनको फिर मैं मंगल कामनाएं देता हूं और अपनी बात को यही समाप्त कहता हूं। जय भीम, जय फुले, जय बिरसा, जय सेवा, जय प्रबुद्ध भारत।
नींद अपनी खोकर जगाया हमको, नींद अपनी खोकर जगाया हमको, आंसू अपने गिराकर हंसाया हमको। कभी मत भूलना उस महान इंसान को, कभी मत भूलना उस महान इंसान को। जमाना कहता है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिनको, जमाना कहता है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिनको। इस देश के अंदर में 3 प्रॉब्लम्स है, हिंदुइज्म, ब्राह्मणिज्म और गांधीज्म। और इन तीनों समस्याओं का समाधान वो एम्बस और विजय मानकर साहब ने वो 21वीं सदी के लिए वो अम्बेडकरिज्म को लेकर के आया है। और सारी समस्याओं का समाधान वो अम्बेडकरवाद है। और इस पर बहुत ही डिटेल और आप लोगों ने अंदाजा लगाया कि वास्तव में इस देश और दुनिया में अम्बेडकरवाद के तहत यदि कोई परिवर्तन और क्रांतिकारी आंदोलन के माध्यम से इस देश और दुनिया में मुक्ति यदि कोई विचारधारा ला सकती है तो ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा है। इस पर आज हमारे एम्बस के नेशनल ऑर्गेनाइजर